वीर अपने अंदर दो शक्तियों को लड़ते हुए महसूस कर सकता था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसने कुछ समय पहले ही अपने शरीर पर आक्रमण करने वाली शक्ति से निपटने का एक तरीका सोचा था। उस अकल्पनीय रूप से भयानक बल के बजाय, जिसे फॉक्स क्वीन मानती थी, वीर ने महसूस किया था कि ये किसी भी अन्य शक्ति की तरह सिर्फ शक्ति थी। ये बहुत बुरा नहीं था। वीर ने स्पेल को बुलाने के लिए अपने मन का उपयोग किया। वो एक युवा महिला के रूप में प्रकट हुई। वीर प्रोफेसर मंत्र को जितना जोर से कर सकता था, उतना जोर से कास्ट कर रहा था। उस पल में वो किसी और चीज के लिए एक विचार भी बख्श नहीं सकता था। स्पेल एक जीवित प्राणी की तरह थी, और इसलिए वो द स्टोरी ऑफ जीन को अकेले कास्ट कर सकती थी, और उसे नियंत्रण के लिए वीर के शरीर की आवश्यकता नहीं थी। वीर और स्पेल के दिमाग जुड़े हुए थे। वो जानती थी कि वीर क्या चाहता है, और इसलिए उसने द स्टोरी ऑफ जीन को कास्ट किया। उसका एक हाथ वीर के माथे पर दबाया। वीर के माथे पर प्रकाश का एक प्रतीक दिखाई दिया, फिर उसके मांस में पिघल गया। उस क्षण वीर के शरीर ने बदलना बंद कर दिया। ऐसा लगा जैसे सेक्रेड ब्लड स्टैचू और नाइन टेल्ड फॉक्स अपनी जगह पर जम गए हों। सब कुछ बस रुक गया। लेकिन एक सेकंड के बाद सेक्रेड ब्लड स्टैचू और नाइन टेल्ड फॉक्स फिर से चलना शुरू कर दिया। वे पहले की तरह वीर के शरीर में क्रोधित हो गए। स्पेल ने अपनी पिस्तौलें बाहर निकाली और वीर पर फायर किया। प्रत्येक गोली एटर्निटी की शक्तियों से युक्त थी, और वे वीर की त्वचा पर बरस गईं। उन्होंने बारी बारी से वीर के शरीर के प्रत्येक भाग को जमा दिया। वीर ने अपने प्रोफेसर मंत्र को अधिकतम शक्ति पर चलाया, और उसने इसे किंग क्लास की ओर धकेलना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया कॉग व्हील से बने एक विशाल मशीन की तरह थी, जिनके दांत एक दूसरे में फंसे थे, और वीर का कॉग व्हील अत्यधिक बड़ा था। इसमें स्टील की कठोरता थी, और आसपास के कई कॉग व्हील्स इसमें फिट होने के लिए बहुत छोटे थे। फिर भी ये कई कॉग व्हील से जुड़ा हुआ था। अगर वो अपने सेल्फ यूनिवर्स कॉग व्हील को हिलाना चाहता, तो उसे अपने आसपास के सभी कॉग व्हील्स को भी घुमाना होगा। वीर ने अपने प्रोफेसर मंत्र को एक पागल स्तर पर दौड़ने के लिए धक्का दिया। उसने सेक्रेड ब्लड स्टैचू और नाइन टेल्ड फॉक्स पावर सहित वह हर ताकत जो वो इकट्ठा कर सकता था का उपयोग करके सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील को धकेलने की कोशिश की। स्पेल ने लगातार फायर किया, और वीर का अधिकांश शरीर ठोस हो गया था। लेकिन वह ठोस बनाने वाली शक्ति सेक्रेड ब्लड स्टैचू या नाइन टेल्ड फॉक्स निशानों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लेकिन स्पेल वैसे भी उन्हें फंसाने की योजना नहीं बना रही थी। स्पेल ने वीर के शरीर के अंदर एक रास्ता बनाने के लिए इटर्निटी की ठोस बनाने वाली शक्तियों का उपयोग किया। ये वो रास्ता था जिसे प्रोफेसर मंत्र लेता। उस रास्ते के अलावा बाकी सब कुछ जम जाता। दो डरावनी शक्तियां आ रही थीं, एक उग्र नदी की तरह उस सुरंग में उमड़ रही थीं। वीर के प्रोफेसर मंत्र के गाइडेंस के साथ शक्ति का प्रवाह सीधे सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील की ओर बढ़ रहा था। बूम! शक्तियों का भयानक संग्रह सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील से टकराया। कॉगव्हील धीरे से कांपा। ये घूमा नहीं, लेकिन वीर को आशा के छोटे बीज यानी सीड्स ऑफ होप दिखाई दिए। उसने इससे पहले अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो हमेशा फलहीन प्रबत हुआ था। वो कभी भी सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील को थोड़ी सी भी मात्रा में हिलाने में सक्षम नहीं रहा था। अब एक हिट के बाद उसने प्रतिक्रिया की थी, भले ही मुश्किल से। उसने उसे आशा दी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रोफेसर मंत्र को कास्ट करना जारी रखा। उसने दो शक्तियों को बार बार कॉगव्हील में मार्ग दिखाया। हर हिट ने कॉगव्हील को उछाला। प्रोफेसर मंत्र अधिक से अधिक शक्ति को मार्ग दिखाते हुए कॉगव्हील का कांपना एक जोरदार खड़खड़ाहट में विकसित हो गया। इसके आसपास के कॉगव्हील्स भी चलना शुरू कर रहे थे। ये एक मशीन की तरह थी जिसे कई साल पहले छोड़ दिया गया था, अब फिर से सक्रिय कर दिया गया था। एक सुसुप्त शक्ति की भिनभिनाहट जीवित होने लगी, जिससे गियर से धूल गिरने लगी। स्पेल का चेहरा भावहीन था, क्योंकि वो गोली चलाती रही। उसे वीर के शरीर में सुरंग को बरकरार रखना था। जिस मांस को इटर्निटी ने ठोस बनाया था, वो कुछ हद तक एक बांध के तरह था। सेक्रेड ब्लड स्टैचू और नाइन टेल्ड फॉक्स निशान फ्लैश फ्लड्स की तरह थे। उन्होंने नदी के रास्ते का अनुसरण किया, बांधों और किनारों के खिलाफ, जिसने उसे मार्ग दिखाया। उन प्रतिबंधों को टूटने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। अगर वे टूट गए तो शक्ति फैलकर विनाशकारी बल में बदल जाती, जो वीर को बर्बाद कर सकती थी।
इटर्निटी की ठोस बनाने वाली शक्ति ड्यूक क्लास थी, इसलिए बांध सारे पानी को फंसाने के लिए पर्याप्त नहीं था। स्पेल को बार बार बांधों को ठोस बनाते रहना पड़ा ताकि वे हमले के नीचे टूट न जाएं। बूम बूम बूम। वीर सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील को मारता रहा। कॉगव्हील थोड़ा थोड़ा घूमता रहा, लेकिन ये हर स्ट्राइक के साथ केवल एक छोटी दूरी तक ही चलता था। जब हिट्स बंद हो गईं तो कॉगव्हील रुक गया। मेरा सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील बहुत बड़ा है, मुझे डर है कि इसे घुमाना बहुत मुश्किल हो सकता है, वीर ने आश्चर्य से सोचा। दो शक्तियां कॉगव्हील से टकराती रहीं, लेकिन वे कॉगव्हील को लगातार घुमाने के लिए अपर्याप्त साबित हुई थीं। ये उसे विश्वास था कि ये उससे कहीं अधिक मुश्किल कार्य था। सौभाग्य से वीर ने प्रोफेसर मंत्र के साथ तोड़ने का फैसला किया था। वो सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील को स्पष्ट रूप से देख सकता था और इससे वो सटीकता और एक ऐसे कोण के साथ प्रहार करने में सक्षम हुआ जो सबसे अधिक बल प्रदान करेगा। अगर वो किसी और जीन आर्ट का उपयोग करना चुनता तो वो मुश्किल से ही ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को देख पाता। कॉगव्हील को देखे बिना उसके लिए लेवल अप करना और भी मुश्किल होता। ये दो शक्तियां बहुत फैल गई हैं। अगर ये इस तरह मारती रहीं तो सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील को वास्तव में शुरू करना असंभव होगा। एक और पल के बाद वीर एक समाधान के साथ आ गया। उसने इसके बारे में अपने मन में सोचा और स्पेल समझ गई कि उसका क्या मतलब था। उसकी पिस्तौलें थोड़ी बदल गईं, जिससे उसने वीर के शरीर के अंदर बनाई गई सुरंग का रास्ता बदल दिया। दो शक्तियों को वीर के शरीर के माध्यम से अलग अलग रास्तों पर मार्ग दिखाया गया था, लेकिन अब उन्हें एक चक्र में एक साथ लाया गया। उस शक्ति के चक्र को फिर एक नई जोड़ी खाइयों में धकेल दिया गया, जो एक 8 के फिगर में एक दूसरे में फंस गई, जिससे शक्ति को लगातार चक्र करने की अनुमति मिली। जैसे ही शक्तियां चक्र करतीं, वे वीर के सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील पर गुजरतीं। कटाचचा कटाचचा। जब वे दो शक्तियां पूर्ण तालमेल में एक साथ चलीं, तो चेन्स जो कॉगव्हील को खींचती थीं चलना शुरू हो गईं। सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील भी इसके साथ चलना शुरू हो गया और अन्य कॉगव्हील्स जो इससे जुड़े हुए थे वे भी चलना शुरू हो गए। शुद्ध आनंद वीर के माध्यम से गोली मार गई। उसने कॉगव्हील को मोड़ने के लिए दो शक्तियों को मार्ग दिखाना जारी रखा। शुरुआत में यह धीमा चल रहा था, लेकिन जैसे ही कॉगव्हील चलना शुरू हुआ ये एक्सीलरेट भी होने लगा। कटाचचा कटाचचा। जब कॉगव्हील घूमना शुरू हुआ तो वीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर एक गहरी नींद के आलिंगन से जाग रहा हो। ये ऐसा था जैसे एक जनरेटर शुरू हो गया हो और एक अनंत शक्ति बढ़ना शुरू हो गई हो। जैसे ही कॉगव्हील एक धुंधलेपन में घूमता था, वीर कॉगव्हील के पीछे देख सकता था कि प्रकाश उज्ज्वल हो रहा है। कॉगव्हील जितना तेज घूमता था वह प्रकाश उतना ही उज्ज्वल हो जाता था। बूम। सेक्रेड ब्लड स्टैचू और 9-टेल्ड फॉक्स पावर के एक श्रृंखला बनाने के साथ सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील को वो दिया गया जो उसे अपने आप घूमने के लिए आवश्यक था। कॉगव्हील के अंदर प्रकाश किसी भी सूर्य से तेज जल रहा था। प्रकाश ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ भी पिघला सकता है। वीर का शरीर एक पंख की तरह हल्का महसूस हुआ और सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील को अब उसकी शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। वो अब अपने आप चल सकता था। एक अदृश्य क्षेत्र खुला, वीर के बाहर अपनी त्रिज्या का विस्तार कर रहा था। इसने एक अजीब अदृश्य बुलबुला बनाया। प्रोफेसर मंत्र बैटल बॉडी किंग क्लास फर्स्ट ईयर क्षेत्र तक लेवल अप हो गया। ये काम कर गया। वीर एक दुष्ट की तरह मुस्कुराया। वो आखिरकार किंग क्लास बन गया था। यद्यपि वो केवल फर्स्ट ईयर पर था, जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ये तथ्य था कि वो सफल रहा था। वीर कॉगव्हील्स के पीछे दरवाजे की उपस्थिति से आश्चर्यचकित नहीं हुआ। इसके बजाय उसने खुद को अंदर खींच जाने दिया। किंग बनने की प्रक्रिया का ये एक आवश्यक हिस्सा था। जब भी कोई किंग वर्ग का प्राणी सफलतापूर्वक अपने स्व ब्रह्मांड कॉगव्हील को चालू करता है तो उसे जीन ब्रह्मांड कोर क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। कोई भी कभी कोर क्षेत्र की सटीक प्रकृति का पता नहीं लगा पाया था। कुछ ने कहा कि ये वास्तव में एक विशेष जीनोजेनेटिक जीन था। दूसरों ने दावा किया कि ये जीन हॉल के भीतर एक स्थान था। कई अन्य अनुमान थे, लेकिन इस समय कौन सा सिद्धांत अधिक लोकप्रिय था इसकी परवाह किए बिना एक दावे का समर्थन करने के लिए कभी कोई सबूत नहीं था। फिलहाल एक ही बात थी जिस पर हर कोई सहमत था। एक बार जब कोई किंग वर्ग में चढ़ जाता है तो स्व ब्रह्मांड कॉगव्हील के माध्यम से कोर क्षेत्र तक पहुंचा जा सकता है। जब आपका कॉगव्हील पहली बार घूमना शुरू करता है तो आपको सार्वभौमिक कोर क्षेत्र में खींच लिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे वीर को अब अंदर खींचा जा रहा था।
उसका शरीर दरवाजे से चमकती हुई चकाचौंध वाली रोशनी में उड़ गया, और जब उसकी दृष्टि लौटी तो उसने खुद को कुछ प्राचीन धातु से बने महल के अंदर खड़ा पाया। ये महल एक अजीब पैचवर्क संरचना थी। पूरी जगह अलग अलग आकार के कॉगव्हील से बनी थी। दीवारें, फर्श और छत सब ऐसे ही थे, और पहिए इतनी कसकर फिट किए गए थे कि कोई दृश्यमान जोड़ नहीं थे। हर कॉगव्हील अलग अलग गति से घूम रहा था। कुछ इतनी तेजी से चले कि वे धुंधले हो गए, जबकि अन्य इतने धीमे थे कि उनकी गति लगभग अगोचर थी। रिदमिक टिकटॉक ध्वनियां महल को भर देती थीं, वैसी जैसी एक यांत्रिक घड़ी उत्पन्न कर सकती है। वीर के पास दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए समय नहीं था, हालांकि क्योंकि उसका शरीर अभी भी सेक्रेड ब्लड स्टैचू और नाइन टेल्ड फॉक्स की शक्तियों की मेजबानी कर रहा था। किंग वर्ग में स्तर ऊपर करना उन ऊर्जाओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुआ था। वीर ने अचानक द स्टोरी ऑफ जीन्स का उपयोग करने का फैसला किया। वो देखना चाहता था कि क्या वो सेक्रेड ब्लड स्टैचू और नाइन टेल्ड फॉक्स शक्ति का उपयोग द स्टोरी ऑफ जीन्स के स्वब्रह्मांड कॉगव्हील को धकेलने के लिए कर सकता है। हालांकि ये बहुत अधिक उम्मीद थी। सेक्रेड ब्लड स्टैचू और नाइन टेल्ड फॉक्स की शक्ति द स्टोरी ऑफ जीन्स के स्वब्रह्मांड कॉगव्हील को धकेलने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जैसे ही वीर ने उनका उपयोग करने की कोशिश की, उनकी शक्तियां कम हो गईं और अंततः वे गायब हो गए। वीर ने सुनिश्चित होने के लिए अपने शरीर की जांच की, लेकिन उसे अपने भीतर उनका कोई निशान नहीं मिला। फिर उसने वापस महल की ओर देखा। कॉगव्हील्स एक घड़ी के गियर की तरह लगातार गति में थे, लेकिन एक घड़ी के विपरीत महल में समय बताने के लिए कोई सुइयां नहीं थीं। इसके बजाय बस और दांत थे। एक कॉगव्हील में जितने अधिक दांत होते थे वो उतना ही धीमा घूमता था। एक कॉगव्हील में जितने कम दांत होते थे वो उतनी ही तेजी से घूमता था। घड़ियों को देखना अजीब तरह से मंत्रमुग्ध था, लगभग शांत करने वाला। ये घड़ियों से भरे महल में होने जैसा था। वीर का शरीर हवा में लटका हुआ था। जब उसके पैर फर्श पर एक कॉगव्हील को छूते थे तो कॉगव्हील तेज हो जाता था। गति में परिवर्तन जुड़े हुए कॉगव्हील्स के माध्यम से बाहर निकल गया और जल्द ही पूरा महल अधिक ऊर्जा से गूंजने लगा। जगह का आयाम परेशान करने वाले ढंग से मुड़ा हुआ था। कुछ ही क्षणों बाद महल का दरवाजा खुल गया, जिससे परे एक तारामंडल दृश्य प्रकट हुआ। वीर का शरीर वर्तमान में अपने प्रोफेसर मंत्रा कवच में सुरक्षित रूप से समाहित था। वो सार्वभौमिक कोर महल से बाहर निकला और असंख्य तारों की ओर देखने लगा। करीब से देखने पर हालांकि उसने महसूस किया कि जिसे वो पहले तारे मानता था वो वास्तव में डरावने किंग जीव थे। जब वीर सार्वभौमिक कोर महल से बाहर निकला तो महल के कॉगव्हील्स की घरभराहट की आवाज गायब हो गई। वीर जानता था कि वो जब चाहे अपने स्वब्रह्मांड कॉगव्हील को धकेलकर सार्वभौमिक कोर महल को बुला सकता था, लेकिन यह पहली बार था जब वीर सार्वभौमिक कोर क्षेत्र में प्रवेश किया था और वो अभी भी छोड़ना नहीं चाहता था। वो अपने लिए चारों ओर देखना चाहता था और देखना चाहता था कि ये जगह ठीक वैसी ही है जैसा कि किंवदंतियों में इसका वर्णन किया गया था। अचानक एक रोशनी वीर के पास से गुजरी, उसके पीछे गायब हो गई। फिर वो कुछ देर बाद फिर से प्रकट हुई, घूमते हुए सीधे उसकी तरफ आने लगी। वीर अचानक चिंतित हो गया। सार्वभौमिक कोर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कम से कम किंग वर्ग की शक्ति की आवश्यकता थी, लेकिन दैविक्री अभिजात भी इस जगह तक पहुंच सकते थे। वीर सिर्फ फर्स्ट ईयर किंग था, इसीलिए वो जानता था कि उसे सतर्क रहना चाहिए। तारा वीर के सामने आकर रुक गया। अब जब वीर इसे बेहतर ढंग से देख सकता था तो उसे एहसास हुआ कि यह ड्रैगन का ड्रैगन 8 था, वो भी किंग वर्ग का था। डॉलर, ड्रैगन 8 ने क्रोधित निगाहों से वीर की ओर देखा। जब वीर जीन स्क्रोल की लड़ाइयों में शामिल हुआ तो वो डॉलर के रूप में लड़ा था। वहां उसने अपना प्रोफेसर मंत्रा कवच पहना था, इसीलिए वो साधारणतः तभी पहनता था जब वो डॉलर की पहचान का उपयोग नहीं कर रहा था। वो इस बात को उजागर नहीं करना चाहता था कि वो और डॉलर एक ही व्यक्ति थे। प्रोफेसर मंत्रा 2 बार विकसित होने के बाद प्रोफेसर मंत्रा कवच की उपस्थिति मौलिक रूप से बदल गई थी। अब प्रोफेसर मंत्रा कवच ठोस काला था, इतना गहरा कि उसमें प्रकाश का कोई अंश भी नहीं था। उस पर पड़ने वाला कोई भी प्रकाश तुरंत गायब हो जाता। यदि कोई वीर को दूर से देखता तो वो सिर्फ हवा में एक धुंधली छाया जैसा प्रतीत होता। वीर को उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे सिर्फ प्रोफेसर मंत्रा कवच के कारण डॉलर के रूप में पहचान लेगा। चूंकि उसे पहचान लिया गया, इसलिए वीर ने दावे का इनकार करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। उसने ड्रैगन 8 की ओर देखा और कहा, ड्रैगन 8, तुम्हें मैं याद हूं। अच्छा है। ड्रैगन 8 की आंखों में पागलपन की गौर भी तेज हो गई। वो जीन स्क्रोल की लड़ाइयों में से एक में डॉलर से हार गया था। वो अपनी हार से उबर नहीं पाया था और तब से लेकर वो डॉलर से लड़ने के बेहतर तरीकों पर शोध कर रहा था, लेकिन वो डॉलर को ढूंढ नहीं पाया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उससे यहाँ सब जगहों में मिलेगा। उसने अपना सोने का क्षेत्र खोला और वीर को प्रकाश में डुबो दिया। एक अभिमानी मुस्कान के साथ उसने कहा, इस बार मैं तुम्हें हराने जा रहा हूं, अपना क्षेत्र क्रिया करो। ड्रैगन 8, तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही वीर ने जवाब दिया, कुछ और रोशनी आई। वे ड्रैगन के किंग थे।
वीर ने उनमें से एक को ड्रैगन वन के रूप में भी पहचाना। वीर को झटका लगा, ड्रैगन वन अब तक अर्धदैवीकृत हो गया होता और वो अकेला शक्तिशाली ड्रैगन नहीं था जो आया था। अगर वे सभी एक साथ वीर पर आक्रमण करते तो चीजें निश्चित रूप से उसके लिए खराब हो जाती। बड़े ड्रैगन, वो डॉलर है, ड्रैगन एट ने वीर की ओर घूरते हुए चिल्लाया। डॉलर? ड्रैगन वन और बाकी लोगों ने आश्चर्य से पूछा। जीन स्क्रोल में डॉलर का प्रदर्शन वास्तव में उनके लिए भी उल्लेखनीय था, लेकिन डॉलर उनके लिए जुनून नहीं बन पाया था जैसा कि वो ड्रैगन एट के लिए बन गया था, और वे उसे पहले प्रायश्चित नहीं कर पाए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वे उस दावे पर विश्वास करने लगे। तुम सच में डॉलर हो? ड्रैगन वन ने वीर से अनिश्चितता से पूछा। तो क्या मैं हूं या नहीं इससे फर्क पड़ता है? वीर ने सहजता से जवाब दिया। मुझे पता है मैं सही हूं, वह डॉलर है। बाकी सभी को पीछे हटने की जरूरत है क्योंकि वह मेरा है। ड्रैगन एट ने एक विकृत मुस्कान में अपने दांत दिखाए। डॉलर, अपना क्षेत्र खोलो, मुझे देखने दो कि क्या तुम उतने ही मजबूत हो जितने तुम पहले थे। इसकी आवश्यकता नहीं है, वीर ने बोलते हुए अपनी उंगली में शक्ति जमा कर ली। उसने एक सिक्का ड्रैगन एट की ओर उड़ा दिया। मुझे कभी कम मत आंकना, ड्रैगन एट चिल्लाया और उसका सोने का क्षेत्र ठोस हो गया। ये एक पुरानी सुनहली तिजोरी में बदल गया, सिक्के को उसके अंदर फंसा लिया। धोंग! सुनहली तिजोरी सिक्के की शक्ति के तहत गिर गई, लेकिन ये ड्रैगन एट के करीब नहीं आई। कितना शक्तिशाली धातु क्षेत्र है! वीर ने अपने प्रतिद्वंदी की प्रशंसा की। ड्रैगन एट का क्षेत्र उसे धातु उत्पन्न करने और चीजों को ठोस बनाने की अनुमति देता था। अगर ड्रैगन एट चाहता तो वो वीर को सुनहली क्षेत्र के भीतर सील कर सकता था। ये 9 हेडेड बर्ड के ताबूत दमन के समान था, लेकिन ड्रैगन एट का क्षेत्र सिर्फ दुश्मनों को सील करने के लिए नहीं था। डॉलर, मैं आज तुम्हें हरा दूंगा। उस घोषणा के बाद एक मुक्का सीधे वीर की ओर आया। ड्रैगन एट के सुनहरे किंग एरिया में लिपटा हुआ उस मुक्के की जबरदस्त शक्ति एक गरजते हुए सुनहरे ड्रैगन में बदल गई, जो वीर को निगलने के लिए तैयार था। मुझे अपनी प्रोफेसर मंत्रा एरिया शक्ति का प्रयास करने दो, वीर ने सोचा। उसका दिल उछल पड़ा। उसने अपना अदृश्य प्रोफेसर मंत्रा एरिया खोला और अचानक वीर के चारों ओर की पूरी दुनिया अब अनंत संख्या में घूमते हुए कॉगव्हील्स से बनी थी। वीर अपने प्रतिद्वंदी के ड्रैकोनिक मुक्के और एरिया शक्ति को देख सकता था। वे ड्रैगन एट के सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील से आए थे, जिसने अधिक शक्ति उत्पन्न करने के लिए अपने आसपास के कुछ यूनिवर्सल कॉगव्हील्स पर बल लगाया था। प्रोफेसर मंत्रा एरिया के दायरे में वीर यूनिवर्सल कॉगव्हील्स को ड्रैगन एट की क्षमता को महसूस कर सकता था। प्रोफेसर मंत्रा एरिया भी उन्हें प्रभावित कर सकता था। वीर ने अपना हाथ उठाया और अपना ध्यान केंद्रित किया। जब वीर आगे बढ़ा तो ये ड्रैगन एट को प्रभावित करने के लिए नहीं था। इसके बजाय उसने अपने प्रोफेसर मंत्रा एरिया का उपयोग गति में रहे आसपास के कॉगव्हील्स को नियंत्रित करने के लिए किया। जो यूनिवर्सल कॉगव्हील्स ड्रैगन एट के नियंत्रण में थे, वे अचानक पूरी तरह से रुक गए। उसी क्षण कुछ अविश्वसनीय हुआ। ड्रैगन एट के सुनहरे किंग एरिया और ड्रैगन पंच ने अपनी शक्ति खो दी। ये ड्रैगन एट के लिए एक अजीब शर्मनाक क्षण था। ये अभिनेता की तरह था जो एक स्पेशल इफेक्ट्स आधारित लड़ाई के दृश्य को शूट कर रहा था। स्पेशल इफेक्ट्स के साथ लड़ाई अद्भुत लग रही थी, लेकिन बीच रास्ते में स्पेशल इफेक्ट्स गायब हो गए थे। ड्रैगन एट हवा में अजीब तरह से लटका रह गया। वीर की ओर एक क्रूर मुक्का भेजा गया था, लेकिन जब हमले में शक्ति गायब हो गई तो ड्रैगन एट की वास्तविक मुट्ठी अभी भी वीर से 100 मीटर दूर थी और इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। ड्रैगन एट को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और इसलिए उसने एक और मुक्का मारा। कोई शक्ति उत्पन्न नहीं हुई। नहीं, यह असंभव है। मैं अपने एरिया और अपनी शक्ति का उपयोग क्यों नहीं कर पा रहा हूं? ड्रैगन एट हक्का बक्का होकर वीर को घूरने लगा। ड्रैगन वन और अन्य ड्रैगन किंग्स भी इसी तरह अचंभित थे। वे अदृश्य प्रोफेसर मंत्रा एरिया को नहीं देख सकते थे। उन्होंने बस वीर को हाथ हिलाते हुए देखा था और फिर ड्रैगन एट का एरिया और शक्ति गायब हो गई थी। ये बहुत डरावना था। वीर शब्दों से परे प्रसन्न था। प्रोफेसर मंत्रा एरिया अपने दायरे के हर यूनिवर्सल कॉगव्हील को नियंत्रित कर सकता था। इसका मतलब था कि जब तक दुश्मन वीर से अधिक शक्तिशाली नहीं था, वीर आसानी से उसके हर कॉगव्हील को नियंत्रित कर सकता था। कोई भी शक्ति जो प्रोफेसर मंत्रा एरिया के संपर्क में आती थी, उसे खारिज कर दिया जाता था। लेकिन भले ही दुश्मन की शक्ति वीर से अधिक मजबूत हो, प्रोफेसर मंत्रा एरिया अभी भी काफी प्रभावी हो सकता था। यह कम से कम कॉगव्हील्स को धीमा कर सकता था। अगर ऐसा कोई कारण होता तो यह एक कॉगव्हील को तेज भी कर सकता था। साधारण एरिया शक्तियां केवल सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील से तुरंत जुड़े यूनिवर्सल कॉगव्हील्स को ही प्रभावित कर सकती थीं, लेकिन प्रोफेसर मंत्रा एरिया अपने दायरे के सभी कॉगव्हील्स को प्रभावित कर सकता था। इसीलिए प्रोफेसर मंत्रा एरिया इतना डरावना था।
और इसने केवल उस शक्ति को नष्ट नहीं किया जिसे दुश्मन ने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। इसका एक अतिरिक्त कार्य था। वीर ने अपनी मुट्ठी उठाई और ड्रैगन 8 की ओर एक मुक्का मारा, जो अभी भी अपने हमले के गायब होने से पूरी तरह से चकराया हुआ था। वीर की मुट्ठी से एक विशाल धातुक ड्रैगन लॉन्च हुआ और खुले मुंह के साथ ड्रैगन 8 की ओर गरजने लगा। ये ठीक वैसा ही मुक्का था जैसा ड्रैगन 8 ने खुद मारने की कोशिश की थी। वीर ने देखा था कि मुक्का किस तरह से यूनिवर्सल कॉगव्हील्स को प्रभावित करता है, इसलिए मुक्के का अनुकरण करने के लिए उसे केवल कॉगव्हील्स की गति को दोहराना पड़ा। ये सिम्युलेशन बिल्कुल वैसा नहीं था, क्योंकि हमले की ऊर्जा ड्रैगन 8 के बजाय वीर के सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील से उत्पन्न हुई थी। इसका मतलब था कि हमले की मुख्य शक्ति अलग थी। पर एक सोने का ड्रैगन पंच, ये कैसे संभव है? ड्रैगन 8 बिल्कुल ठप हो गया और इसलिए वो चकमा देना भूल गया। वार ने उसे उड़ा दिया। उसके मुंह से खून एक लंबी धारा में बह रहा था। ड्रैगन 1 और अन्य लोगों के लिए उनका आश्चर्य भय में बदल रहा था। वो ड्रैगन 8 का अपना ही कौशल, ड्रैगन के एक रहस्य, ड्रैगन पंच तकनीक के साथ मिला हुआ था। ये एक अनूठा कौशल था, लेकिन वीर ने इसकी नकल की और सेकंड्स में अपने प्रतिद्वंदी पर वापस मोड़ दिया। वो भयानक था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें यूनिवर्स का नंबर 1 मार्कीज कहा जाता था। तुम किंग क्लास में भी इतने मजबूत हो। ड्रैगन 1 ने घायल ड्रैगन 8 को उठाते हुए वीर से कहा, मुझे खुशी है। अगर यहां और कुछ करने को नहीं है तो मैं अपनी छुट्टी लूंगा। वीर ने कहा और फिर जाने के लिए मुड़ गया। ड्रैगन 1 ने अपना हाथ उठाया और वीर को रोका। उसने कहा, हमें कुछ कोर जेनोजेनिक्स मिले हैं, उनमें से 2 हाफ डिफाइड हैं। क्या तुम्हें इसकी जानकारी है? संसाधनों को कैसे विभाजित किया जाएगा? वीर ने ड्रैगन 1 से पूछा। यूनिवर्सल कोर एरिया में बहुत सारे कोर जेनोजेनिक्स हैं। वे कम से कम किंग क्लास के थे, लेकिन जो जेनोजेनिक जीन्स वे देते थे वे बहुत खास थे। कोर जीन्स किसी के किंग एरिया को एक शक्तिशाली बढ़ावा प्रदान कर सकते थे। बहुत सारे किंग्स अपने एरिया को लेवलअप करने के लिए उन कोर जीन्स की तलाश करते थे। वीर इच्छुक था। उसे चढ़ने के लिए 9 टीयर्स की आवश्यकता थी और फिर उसके बाद उसे रीसेट करना था। वर्तमान में वीर केवल पहले टीयर पर था। एक एक करके स्तरों पर चढ़ना एक मुश्किल काम था। अगर वो कोर जेनोजेनिक जीन्स का उपयोग करके लेवलअप कर सकता तो ये बहुत आसान हो जाता। ये कोर जेनोजेनिक्स का एक बहुत बड़ा समूह है, ड्रैगन 1 ने कहा। वे हाफ डिफाइड जेनोजेनिक्स बहुत डरावने हैं। मैं एक से निपट सकता हूं, लेकिन मैं 2 को नहीं गिरा सकता। अगर तुम एक को व्यस्त रख सकते हो तो मैं तुम्हें इनाम का 50% दूंगा। बॉस, क्या 50% थोड़ा ज्यादा नहीं है? एक किंग ड्रैगन ने जल्दी से कहा। ड्रैगन 1 ने अपना हाथ हिलाया। ये ज्यादा नहीं है। हम में से कोई भी दूसरे हाफ डिफाइड कोर जेनोजेनिक को नहीं संभाल सकता। इसके बिना हमारे पास समूह को मारने का कोई मौका नहीं है। या तो हम यह सौदा करते हैं या हम में से किसी को कुछ नहीं मिलता। ये 50% के लायक होगा। ड्रैगन 1 वापस वीर की ओर मुड़ गया। तुम क्या सोचते हो? ये अच्छा लगता है जब तक कि मैं केवल उस हाफ डिफाइड जेनोजेनिक कोर को लाज रहा हूं। तो चलो इसे पूरा करते हैं। वीर ने उनकी शर्तों को स्वीकार करते हुए जवाब दिया। यूनिवर्सल कोर एरिया के अंदर उसका ये पहली बार था, इसलिए वो वास्तव में उस जगह से परिचित नहीं था। ड्रैगन्स के साथ घूमना एक बुरी शुरुआत नहीं थी। ये सौदा हो गया। ड्रैगन 1 जल्दी से सहमत हो गया और वीर के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लिए। साथ मिलकर वे सभी आकाश में उड़ गए। जैसे जैसे वो यात्रा कर रहे थे, ड्रैगन 8 ने पूछा, डॉलर, तुमने किस टीयर को हासिल किया है? ड्रैगन 1 और अन्य सुनने के लिए उत्सुक हो गए। जब से उन्होंने उसे लड़ते देखा था, वे इसके बारे में उत्सुक थे। वीर के प्रदर्शन के साथ वे अनुमान लगा रहे थे कि उसे कम से कम 5वें टीयर पर होना चाहिए। कुछ को शक था कि वो 9वें टीयर पर होगा, अन्यथा उसने ड्रैगन 8 को वैसे कैसे नष्ट कर दिया था। मैं टीयर 1 पर हूं। वीर को अपनी रैंक छिपाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। आखिरकार उन्हें साथ मिलकर लड़ना होगा। अगर वो लंबे समय तक अपना किंग एरिया इस्तेमाल करता तो ये स्पष्ट हो जाता कि उसके पास केवल एक ही टीयर था। इसके बारे में अब झूठ बोलना किसी काम का नहीं होता। वीर का जवाब सुनकर ड्रैगन 8 हवा में उछल पड़ा, जैसे वो अशांति के एक पैच से टकरा गया हो। उसका चेहरा ढीला पड़ गया। तुम एक फर्स्ट ईयर किंग हो? ड्रैगन 1 और अन्य लोगों ने वीर को देखा, अपने भावों को तटस्थ रखने की कोशिश करते हुए। उसके बाद वे और बात नहीं करना चाहते थे। ये पहली बार था जब वीर ने किसी कोर जीनोजेनिक को देखा था। वे कीड़ों के एक समूह की तरह दिखते थे। वे सभी पंखों वाले थे। उनके शरीर मानवाकार थे। उनके 4 अंग थे, लेकिन उनके सिर असामान्य रूप से छोटे थे। वे 1.5 मीटर ऊंचे थे और उनका पूरा शरीर एक्वा ब्लू सामग्री से ढका हुआ था। उनके खोल इतने चिकने और चमकदार थे कि वीर उनमें अपना प्रतिबिंब देख सकता था। प्रत्येक कीड़े की पीठ से नीले पारदर्शी पंखों की एक जोड़ी निकली हुई थी।
जब कीड़े उड़ते थे तो उनके पंख इतनी तेजी से हिलते थे कि वे धुंधले हो जाते थे। वे सामान्य जीनोजेनिक्स से बहुत अलग नहीं लगते थे। उनकी सबसे उत्कृष्ट विशेषता यह थी कि वे सभी किंग क्लास के थे। जहां तक वीर बता सकता था, उनकी उच्च रैंक और तथ्य यह था कि हर कोई उन्हें कोर जीनोजेनिक्स कहता था। केवल यही चीज थी जो उन्हें अद्वितीय बनाती थी। वीर ने तुरंत गणना की। आगे 100 कोर जीनोजेनिक्स थे और वे सभी किंग क्लास के थे। ये संख्या एक दुर्लभ दृश्य थी। ड्रैगन 1 ने कीड़ों के भीड़ के भीतर 2 जीनोजेनिक्स की ओर इशारा किया और कहा, वेदोएस कीट एनक्लेव के हाफ डियाफाइट्स हैं। तुम और मैं एक एक ले सकते हैं। ड्रैगन 8 और अन्य लोग बाकी से निपट सकते हैं। मैं एक हाफ डियाफाइट जीनोजेनिक को मारूंगा, फिर तुम्हें दूसरे का ध्यान रखने में मदद करूंगा। ड्रैगन 1 को वीर से हाफ डियाफाइट प्राणी को मारने की उम्मीद नहीं थी। आखिरकार वह केवल एक फर्स्ट ईयर किंग था। ठीक है, वीर ने सिर हिलाया, फिर उन 2 कीड़ों की ओर मुड़ा जिनकी ओर ड्रैगन 1 ने इशारा किया था। उन 2 हाफ डियाफाइट्स के शरीर अन्य कीड़ों के समान दिखते थे, लेकिन उनका कवच बैंगनी लाल था। उनके शरीर भी कांटों से लदे हुए थे। वे निश्चित रूप से अधिक डरावना दृश्य थे। अपनी योजना का पालन करते हुए वीर और अन्य सीधे कीड़ों के समूह पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। स्पेस बग्स ने जल्द ही उनके दृष्टिकोण को नोटिस किया और पूरे समूह ने एक सामूहिक चीख जारी की। फिर कीड़े आक्रमणकारियों से मिलने के लिए तेजी से आगे बढ़े। स्पेस बग्स के दिलों के पास कुछ जो छोटे लालटेन जैसा दिखता था, हरी रोशनी देते हुए जल उठा। वे छोटे ठंडे परमाणु रिएक्टर्स की तरह थे। जब वीर ने उन लालटेनों में गहराई से देखा तो वह एक कोर क्रिस्टल के चारों ओर घूमता हुआ प्रकाश का एक धब्बा देख सकता था। ये एक अजीब सुंदर दृश्य था। ये उनके जीनोजेनिक कोर्स होने चाहिए, वीर ने सोचा। वह लगभग लाट टपकाने वाला था। वे किंग क्लास के जीनोजेनिक्स थे। भन्नानन भन्नानन। जैसे ही स्पेस बग्स के कोर्स जल उठे, उन्होंने नीले और हरे रंग के एरियाज डालना शुरू कर दिया। चूंकि कई स्पेस बग्स थे और वे सभी एक ही प्रजाति के थे, इसलिए एरियाज एक दूसरे से टकराने के बिना एक दूसरे के ऊपर जम गए। और चूंकि किंग एरियाज ढेर हो गए और केंद्रित हो गए थे, तो उनकी सामूहिक शक्ति काफी भयानक हो गई थी। जैसे जैसे ढेर में और भी अधिक किंग एरियाज जोड़े गए, तो रंग नीले और हरे से काले हो गए। यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि ये सभी स्पेस बग्स किस टीयर के थे। इसके बजाय वीर को सामूहिक किंग एरिया के रंगों को देखना पड़ा। एक किंग एरिया का खंड जितना गहरा था, वह उतना ही मजबूत था। बैंगनी और लाल किंग एरियाज वाले 2 स्पेस बग्स का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं थी। वे हाफ डियाफाइट दुश्मन थे और उनके एरियाज 9वें टीयर तक पहुंच गए थे और फिर फर्स्ट टीयर पर रीसेट हो गए थे। योजना पर टिके रहो, ड्रैगन 1 चिल्लाया। वह अपने स्वयं के एरिया को सक्रिय करते हुए स्पेस बग्स में घुस गया। ड्रैगन 1 का एरिया काला था और उसने पूरे आकाश को ढक लिया। स्पेस बग्स अभी भी कुछ दूरी पर थे, लेकिन वे फिर भी उसके एरिया से ढके हुए थे। वीर एक ड्रैगन को देख सकता था जो काली हवा से गढ़ा गया था। ड्रैगन 1 के एरिया से उठ रहा था। वह स्पेस बग्स की ओर बढ़ रहा था। कितना शक्तिशाली किंग एरिया है। इतने मजबूत एओई के साथ वह पूरी तरह से सभी किंग क्लास स्पेस बग्स को अकेले मार सकता था। उसे हमारी जरूरत क्यों है? काली हवा से बना ड्रैगन अभी भी किंग एरिया से उठ रहा था। इसमें किंग क्लास की ताकत थी और यह स्पेस बग्स के खिलाफ किसी नुकसान में नहीं था। इसके अलावा भले ही काली हवा के ड्रैगन का शरीर टुकड़ों में फट जाए, तो वह तुरंत खुद को फिर से संगठित कर लेता। वह चीज लगभग अमर थी। लेकिन वीर को जल्द ही एहसास हुआ कि उसने स्पेस बग्स की क्षमताओं को कम आंक लिया था। उनके नीले एरियाज ढेर होते रहे और जब काली हवा का ड्रैगन सीमा में आया, तो कीड़ों के किंग एरियाज ने काली हवा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। ड्रैगन जितना लंबे समय तक वहां रहा, वह उतना ही कमजोर होता गया। उस विशाल सामूहिक किंग एरिया के खिलाफ काली हवा का ड्रैगन एक गुब्बारे से अधिक मजबूत नहीं होता। वह सूख जाता और कीड़ों का किंग एरिया केवल मजबूत होता। एक एलिमेंटल कंजम्पशन एरिया? वीर ने भौहें चढ़ा के पूछा। हाँ, ये एक कंज्यूमिंग एरिया है। कोई भी प्राणी जो प्रवेश करेगा, उसकी शक्तियां और जीवंता उससे बाहर निकाल ली जाएंगी। उन एरियाज में मत जाओ जो ढेर हो गए हैं, और तुम्हें विशेष रूप से उनसे बचना चाहिए जो काले हो गए हैं। उनकी कंज्यूमिंग पावर एक किंग को सूखे खोल में बदल सकती है। ड्रैगन 8 ने वीर से कहा। वीर ने सिर हिलाया, फिर हाफ डियाफाइट जीनोजेनिक्स में से एक की ओर बढ़ा। ड्रैगन 8 और अन्य लोग कीड़ों के भीड़ को कहीं और लुभाने का काम कर रहे थे।
उन्होंने अभी तक वास्तव में भीड़ को शामिल नहीं किया था। इस तरह के कंपाउंडेड किंग एरियाज खतरनाक थे। यदि बहुत से एरियाज ढेर हो जाएं, तो उनकी शक्ति एक हाफ डिफाइड को टक्कर दे सकती है। भाग्य से इस तरह की भीड़ में एक एकल प्राणी की गतिशीलता और चतुरता की कमी थी। कीड़ों के ढेर वाले एरियाज को चकमा देना इतना मुश्किल नहीं था। वीर अकेले हाफ डिफाइड बग की ओर उड़ा। उसने कुछ दूरी से उस पर एक सिक्का फेंका। सिक्का आगे बढ़ा और बग के बैंगनी और लाल किंग एरिया में प्रवेश कर गया। किंग एरिया से गुजरते हुए सिक्का ध्यान देने योग्य छोटा हो गया था। स्पष्ट रूप से एरिया सिक्के की शक्ति का अवशोषण कर रहा था। वाह, वास्तव में बहुत मजबूत कंज्यूमिंग पावर, वीर ने आश्चर्य से सोचा। क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट लड़ाकों के लिए इस तरह का प्राणी एक जीवित दुस्वप्न होगा। जानवर के करीब जाने से भी उनकी जीवन शक्ति और शक्ति खत्म हो जाएगी। लड़ाका कमजोर हो जाएगा और बग मजबूत हो जाएगा। फट फट। छोटा सिक्का आखिरकार बग के खोल से जुड़ गया। सिक्के के दमनकारी और प्रतिबंधात्मक शक्तियां काम करने लगी। बग का शरीर कांप उठा और डूबने लगा। लेकिन ये थोड़ा ही चिला। हाफ डिफाइड स्पेस बग जम गया। उसकी आंखें मक्खी की आंखों की तरह थीं। जैसे उसने वीर को देखा, वे गुस्से में लग रहे थे और प्राणी ने वीर पर चिल्लाया। फिर इसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और बिजली की तरह वीर की ओर उड़ा। बहुत तेज, वह चीज निश्चित रूप से हाफ डिफाइड है। वीर ने देखा कि उसकी स्वयं की गति तुलना में बहुत धीमी थी और सिक्कों की दमन शक्ति बग पर काम नहीं कर रही थी। वास्तव में सिक्का और भी छोटा हो रहा था। स्पष्ट रूप से बग का एरिया अभी भी सिक्के की शक्ति का उपभोग कर रहा था। कुछ समय बाद सिक्के की शक्ति सूख गई थी। वीर ने बग को विचारपूर्वक देखा, लेकिन वह भागा नहीं। उसने एक एरिया का उपयोग किया, लेकिन प्रोफेसर मंत्र एरिया का नहीं। इसके बजाय उसने उस डेविल सोल का उपयोग किया जो उसे शंख से मिला था, मूव माउंटेन एरिया। नीला एरिया वीर के शरीर के चारों ओर फैल गया। बैंगनी और लाल एरियाज के साथ मिलकर इसने संपर्क पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और दो अलग अलग रंग के एरियाज ओवरलैप हो गए। वीर ने हाफ डिफाइड बग पर हमला करने की तैयारी की। बैंग! वीर की मुट्ठी और हाफ डिफाइड बग का पंजा टकराया। जानवर के ब्लेड जैसे पंजों ने वीर के कवच को खरोंच दिया। उसके सतह पर कुछ हल्के निशान खींच दिए। हालांकि कवच टूटा नहीं था। वीर की मुट्ठी में बग के पंजों को दूर खदेड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी। बग अजीब तरह से चीखा। उसके शरीर पर बैंगनी और लाल रोशनी चमक उठी, जिससे उसके चलने पर आफ्टर इमेज छूट गए। बैंगनी और लाल पंजे की रोशनी की एक बौछार वीर की ओर आई। डोंग डोंग डोंग! वे सभी पंजे जो अंतरिक्ष को आसानी से फाड़ सकते थे, वीर पर आ गिरे। वारों ने उसके प्रोफेसर मंत्र आर्मर पर कई हल्के निशान बनाए, लेकिन हल्के खरोंच जल्दी से गायब हो गए। ड्रैगन वन और अन्य लोग वीर पर नजर रखे हुए थे। अगर वे हाफ डिफाइड बग को नहीं उलझा सका तो उन्हें लड़ाई छोड़कर भागना पड़ेगा। लेकिन जब वे देखने के लिए मुड़े तो उन्होंने वीर को हाफ डिफाइड प्राणी से सीधे सिर से सिर लड़ते हुए पाया। हालांकि वह दबा हुआ था, ये उल्लेखनीय था कि हाफ डिफाइड बग उसके कवच में घुसने में असमर्थ था। क्या वह आदमी वास्तव में फर्स्ट ईयर किंग है? ड्रैगन 8 परेशान लग रहा था। यहां तक कि अपने अविनाशी सुनहरे ड्रैगन शरीर के साथ भी वह हाफ डिफाइड के वार की शक्ति को रोक नहीं सकता था। दूसरी तरफ वीर काफी आसानी से लड़ाई को संभालता हुआ दिख रहा था। वीर चिंतित नहीं था, लेकिन यह प्रोफेसर मंत्र आर्मर की ताकत के कारण नहीं था। यह सच था कि प्रोफेसर मंत्र आर्मर बहुत लचीला था। फर्स्ट ईयर किंग के लिए यह एक शीर्ष श्रेणी का रक्षात्मक कवच होता, लेकिन उस तरह की ताकत अब भी हाफ डिफाइड प्राणी की मार झेलने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मूव माउंटेन एरिया की शक्ति ही असल कारण थी कि बग वीर को चोट नहीं पहुंचा सकता था। मूव माउंटेन एरिया वास्तव में काफी खास था। इसने वीर की शक्ति को नहीं बढ़ाया और उसके दुश्मनों को कमजोर भी नहीं किया। इसके बजाय इसने केवल शक्ति को स्थानांतरित किया। सबसे पहले मूव माउंटेन एरिया को एक वाहक की आवश्यकता थी, और वह वाहक एक शरीर नहीं हो सकता था। जबकि शंख ने अपने खोल को एक वाहक के रूप में इस्तेमाल किया था, वीर ने अपने प्रोफेसर मंत्र आर्मर का उपयोग करने का चुनाव किया। मूव माउंटेन एरिया के प्रभाव में कोई भी शक्ति जो वाहक पर हमला करती थी, वह इसके बजाय वाहक द्वारा अवशोषित कर ली जाती थी। यह एक नदी पर एक जल विद्युत संयंत्र की तरह था। एक नदी की शक्ति कई चीजों को कुचल सकती थी, लेकिन मूव माउंटेन एरिया उस शक्ति के कुछ हिस्से को अलग कर सकता था और इसे अन्य चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकता था। जब तक दुश्मन की शक्ति मूव माउंटेन एरिया और नामित वाहक को पूरी तरह से तोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी, तो अतिरिक्त हमले कोई काम के नहीं थे। वास्तव में वे वास्तव में वाहक की रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ा देते। लेकिन मूव माउंटेन एरिया के दो प्रमुख नुकसान थे। पहला नुकसान यह था कि वाहक द्वारा अवशोषित शक्ति को आक्रामक शक्ति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता था और दुश्मनों पर वापस नहीं मोड़ा जा सकता था। दूसरा नुकसान वास्तव में बुरा था। वाहक जितनी अधिक शक्ति अवशोषित करता था, उतना ही अधिक दबाव सहन करता था। हालांकि यह वीर के शरीर को कुचल नहीं देता, लेकिन इससे वह बहुत धीमे से चलता।
मूव माउंटेन एरिया का उपयोग करने के बाद वीर शक्तिशाली वारों को दूर कर सकता था, लेकिन अगर वह दौड़ना या हमला करना चाहता तो वह ऐसा करने के लिए बहुत धीमा होगा। सौभाग्य से इस स्थिति में वीर की हाफ डे फाइट बग पर हमला करने की कोई योजना नहीं थी। उसे बस इतना करना था कि ड्रैगन वन अपने बग को मार दे और मदद के लिए आ जाए। तब तक उसे पकड़े रखना था, इसलिए इस उद्देश्य के लिए वीर मूव माउंटेन एरिया को चुनकर खुश था। मूव माउंटेन एरिया के अपने फायदे थे। हालांकि बग का कंज्यूमिंग एरिया वीर से शक्ति निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसने केवल वाहक की संग्रहित शक्ति को निकाला। दुश्मन अपनी खुद की शक्ति को वापस इकट्ठा कर रहा था और इस प्रकार इसका वीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाफ डे फाइट बग ने वीर पर जोरदार हमला किया। वीर ने पहले डचने की कोशिश की, लेकिन उसने जल्दी ही प्रयास छोड़ दिया। बग के हमले प्रोफेसर मंत्रा आर्मर पर केंद्रित थे और जानवर ने जिन विनाशकारी शक्तियों का उपयोग किया था वे कमजोर हो गई थीं। अंत में इसने वास्तव में वीर को प्रभावित नहीं किया, लेकिन वीर उस शक्ति से बहुत बाधित था। वह इतनी धीमी गति से चला कि उसके लिए हाफ डे फाइट बग पर वापस हमला करना असंभव था। ड्रैगन 8 और अन्य सभी जम गए थे। वे हवा में तैरते हुए देख रहे थे, मानो वो जरा भी चिंतित नहीं था। उसने हाफ डे फाइट बग के हमलों को ऐसे अनदेखा कर दिया जैसे वे एक गुदगुदी से अधिक नहीं थे। वह पूरी तरह से अडिग था। बग का डरावना कंज्यूमिंग एरिया भी उस पर काम करता हुआ नहीं दिखा। उसकी शक्ति किसी भी तरह से कमजोर नहीं हो रही थी। वे देख सकते थे कि वीर का नीला प्रकाश एरिया कुछ कर रहा था, लेकिन वे इससे इतने ही चकित थे जितना कि वीर इसे पहली बार देखकर हुआ था। ये जादू जैसा लग रहा था, एक ऐसी योग्यता जो तार्किक व्याख्या को धत्ता बताती थी। यह देखकर ड्रैगन वन बहुत राहत महसूस की। उसे चिंता थी कि वीर हाफ डे फाइट बग को व्यस्त नहीं रख पाएगा। अब वह स्पष्ट रूप से चिंता की कोई आवश्यकता नहीं थी। ड्रैगन वन ने अपनी पूरी शक्ति दूसरे हाफ डे फाइट बग पर हमला करने पर केंद्रित कर दी। तैरते समय वीर ने देखा कि ड्रैगन 8 खराब प्रदर्शन कर रहा था। वीर ने ड्रैगन 8 को घेरे हुए साधारण कोर बग्स की ओर कुछ आलसी हमले भेजे, जिससे उनका ध्यान आकर्षित हुआ। सेकंडों में वीर एक हाफ डे फाइट बग और कुछ दर्जन किंग क्लास बग्स से हमले ले रहा था। फिर भी वे पूरी तरह से ठीक स्थिति में था। ड्रैगन 8 और अन्य लोग उसे चौड़ी आंखों से देख रहे थे। बकवास, ये किस तरह की रक्षा है? ये तो बीमार है। एक ड्रैगन राजा मदद करने से नहीं बच सका। वीर ऊब गया था। वह शक्तिशाली हो गया था, लेकिन उसकी गति बहुत कम थी। वह एक घुंगे की तरह चलता, भागना सवाल से बाहर था। मैं इस डेविल सोल को जितेश खन्ना को देने जा रहा हूं। वह पंचिंग बैग बनने के लिए परफेक्ट व्यक्ति है। मूव माउंटेन एरिया उसे बहुत अच्छे से सूट करेगा। जब मैं हमला करता हूं तो वह दुश्मन की आक्रामकता का खामियाजा भुगत सकता है। ये वास्तव में परफेक्ट है, वीर ने सोचा। अचानक से विचार से काफी खुश था। चूंकि वीर ने बहुत से बग्स का ध्यान आकर्षित किया था, तो ड्रैगन 8 और अन्य सभी स्वतंत्र थे। ड्रैगन 1 और एक हाफ डे फाइट बग अभी भी मुकाबले में थे। वीर ऊब गया था, इसलिए उसने खुद को हाफ डे फाइट ड्रैगन की लड़ाई देखने के लिए मोड़ लिया। वीर ने हमेशा ड्रैगन के युद्ध कौशल की प्रशंसा की थी। ड्रैगन 1 का दुश्मन भी हाफ डे फाइट था, लेकिन बग नष्ट हो रहा था। यह जल्द ही मर जाएगा। इसके अलावा जबकि ड्रैगन 1 क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में बग से लड़ रहा था, कंज्यूमिंग एरिया उसे प्रभावित नहीं करता था। कच! जैसे ही वीर गहरी सोच में था, उसने देखा कि ड्रैगन 1 ने हाफ डे फाइट बग के सिर के किनारे से सीधे उसके मस्तिष्क में मुक्का मारा। हालांकि अपना मस्तिष्क खोने के बावजूद इसने लड़ना बंद नहीं किया। कुछ और वारों के साथ ड्रैगन 1 ने बग के शरीर को टुकड़े टुकड़े में फाड़ दिया। यह हिलना बंद हो गया। ड्रैगन 1 के एक हाफ डे फाइट बग को मारने के बाद वह वीर की ओर उड़ गया। वह दूसरे हाफ डे फाइट बग को मारने जा रहा था, जिसे वीर ने व्यस्त रखा था। ड्रैगन 1 ने बग को शामिल किया, वीर पर से कुछ दबाव कम किया। उसने अपना मूव माउंटेन एरिया हटा दिया ताकि वह फिर से स्वतंत्र रूप से चल सके। साधारण बग्स वीर के लिए कोई खतरा नहीं थे। उसने बग्स के झुंड के माध्यम से यात्रा करने के लिए अपने प्रोफेसर मंत्रा मूवमेंट का उपयोग किया। किंग क्लास बग्स उसे कुछ नहीं कर सकते थे और वीर को जल्द ही 2 को बाहर निकालने का मौका मिला। हालांकि उसने डेविल सोल अर्जित नहीं की। वीर ने सुनिश्चित किया कि यात्रा करते समय वह हाफ डे फाइट बग की सीमा में रहे। कुछ समय बाद ड्रैगन 1 ने एक वार किया जिसने हाफ डे फाइट बग को भारी नुकसान पहुंचाया। वीर ने अपनी उंगली पर एक सिक्का इकट्ठा किया। जैसे ही उसने सेविंग मनी का उपयोग किया, सिक्के पर संख्या बढ़ने लगी। जैसे ही बग मरने वाला था, वीर ने अपनी सतह पर 12 संख्या के साथ एक सिक्का दागा। पैंग! बुरी तरह से घायल बग वीर के सेविंग मनी के बल के तहत फट गया। म्यूटेंट एक्सिनोजेनिक किंग हंटेड कोर डेमन बग एक्सिनोजेनिक जीन फाउंड ऑब्टेन्ड किंग क्लास म्यूटेंट डेविल सोल कोर डेमन बग। एक बार जब हाफ डी फाइट कोर डीमन बग्स मारे गए, तो बाकी के कीड़ों में अराजकता फैल गई। ड्रैगन 1 और वीर उन्हें मारने में व्यस्त हो गए। उनमें से कुछ भागने में सफल रहे, लेकिन अधिकांश मारे गए। समूह ने अपनी लूट की गिनती की और पाया कि उनके पास 2 म्यूटेंट कोर जीन्स और 86 साधारण कोर जीन्स थे। ड्रैगन 1 ने अपना वादा निभाया। उसने 1 म्यूटेंट कोर जीन और 43 सामान्य कोर जीन्स वीर को दिए। ड्रैगन 1 ने वीर को देखकर मुस्कुराया। क्या तुम कोर जीनोजेनेटिक्स का शिकार करने के लिए हमारे सहयोगी प्रयासों को जारी रखने में रुचि रखोगे? तुम्हें सब कुछ का आधा हिस्सा मिल सकता है। हाँ डॉलर, ये अच्छा रहा। चलो एक साथ और करते हैं, ड्रैगन 8 ने तुरंत कहा।
उसकी आंखें चमक रही थीं। जो वे देख सकते थे, वीर एक विशाल मांस ढाल यानी मीट शील्ड था। वीर के आगे होने से वे डरावने कोर जीनोजेनेटिक्स को मार सकते थे या उन पूरे समूहों को नष्ट कर सकते थे जिन्हें वे पहले भड़काने की हिम्मत नहीं करते थे। क्यों नहीं? वीर ने सिर हिलाते हुए कहा। वीर जानता था कि ड्रैगन वन ने क्या योजना बनाई थी, लेकिन ये ड्रैगन्स बहुत भरोसेमंद लग रहे थे। उनके साथ सहयोग करना वीर के लिए बुरा नहीं होगा। अगर वो अकेला होता तो मूव माउंटेन एरिया का उपयोग करने से उसे ज्यादा फायदा नहीं होता। यदि जीनोजेनेटिक्स को मारने के लिए कोई नहीं है तो शानदार रक्षा व्यर्थ है। सहयोग दोनों पक्षों के लिए एक बोनस था। उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ड्रैगन वन और वीर ने एक और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। वे परिणामों से बहुत खुश थे, इसलिए वे यात्रा करते समय वीर को अपने साथ ले जाने के लिए उत्सुक थे। अब जब वे वीर के साथ सहयोग कर रहे थे तो उन्हें साधारण जीनोजेनेटिक्स को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे सामान्य कोर जीनोजेनेटिक्स को अकेले ही संभाल सकते थे, इसलिए अब उनका शिकार करने और वीर के साथ उन्हें विभाजित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय वे सीधे उन जीनोजेनेटिक्स की ओर गए जिन्हें वे पहले नीचे नहीं ले जा पाए थे। ड्रैगन वन ने वीर को ये समझाया, लेकिन वीर ठीक था। कई किंग्स कोर जीनोजेनेटिक्स को मारना चाहते थे। वीर भाग्यशाली था कि उसे ऐसा करने का अवसर पहले ही मिल गया था। वीर उड़ता रहा, रास्ते में एक कोर जीन के साथ खेलता रहा। कोर जीन्स एक मुट्ठी से छोटे थे। वे एक चमकदार नीले रत्न की तरह पारदर्शी थे। ड्रैगन 8 ने वीर को कोर जीन के साथ खेलते हुए देखा तो वे वीर के पास उड़ गए। वे देखने में कुछ खास नहीं है और उन्हें सीधे अवशोषित करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि तुम उनका उपयोग जीन फ्लूइड बनाने के लिए कर सकते हो। यदि तुम उसमें स्नान करते हो और अपनी जीन आर्ट्स का अभ्यास करते हो तो तुम अपने एरिया में सुधार कर सकते हो। मैं सोच रहा था कि क्या मैं इसे खा सकता हूं? वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुम एक कोर जीन खाना चाहते हो? ये चीज मांस नहीं है, तुम इसे कैसे खाओगे? ड्रैगन 8 हंसा। वीर ने कोर जीन को अपने मुंह में डाला और उसे निगल लिया। ड्रैगन 8 की मुस्कान जम गई। उसका मुंह खुला रह गया और वो चिल्लाया, ओ नहीं, तुमने इसे सचमुच खा लिया। वीर ने अपने होंठ चाटे और कहा, इसका स्वाद अच्छा नहीं था, वो भयानक था। ठीक है, तुम इंसान हो यहाँ। क्या तुम इंसान कंज्यूमिंग एंड परिवार का हिस्सा हो? ड्रैगन 8 ने वीर को घृणा से देखा, जैसे कि वो किसी घिनौने राक्षस को देख रहा हो। नहीं, हम निश्चित रूप से नहीं हैं। वीर हंसा, लेकिन उसने आगे समझाया नहीं। आधे दिन का इंतजार करने के बाद वो कोर जीन को पचाने में कामयाब हो गया और एक परिचित घोषणा उसके सिर में चली गई। किंग क्लास जेनर। ड्रैगन वन और अन्य लोग वीर को अजीब से देखने लगे। वीर बेतरतीब ढंग से कोर जीन्स खाता रहा और वे चिंतित होते जा रहे थे। चूंकि डॉलर जाहिर तौर पर कोर जीन्स खा सकता था, उन्हें चिंता थी कि यदि वो पर्याप्त भूखा हो गया तो वे उसका भोजन बन सकते हैं। सौभाग्य से उनके कोई भी डर सच नहीं हुए। इससे उन्हें बहुत राहत मिली। म्यूटेंट किंग क्लास कोर डीमन बग डेविल सोल गन टाइप। डेविल सोल का प्रकार वीर को आश्चर्यचकित कर गया। ये एक हथियार डेविल सोल था और ये एक गन टाइप वाला था। ये उस प्राणी से मेल नहीं खाता था जिससे उसने लड़ाई लड़ी थी। हालांकि जब वीर ने डेविल सोल को बुलाया तो उसे एहसास हुआ कि ये बंदूक उन बंदूकों से अलग थी जिनकी वो कल्पना कर रहा था। ये लाल और बैंगनी धातु की बनी हुई एक लेजर हैंडगन थी। ये 1 फुट लंबी थी और ये बहुत फ्यूचरिस्टिक दिखती थी। ये भारी थी और इसके शरीर पर कई प्रतीक खींचे गए थे। ये अजीब और सुंदर दोनों थी। जब वीर ने अपनी शक्ति बंदूक में डाली तो इसने इसकी शक्ति को एक पर्पल और लाल लेजर में बदल दिया। हालांकि वीर को यह देखने का मौका नहीं मिला कि वो लेजर क्या करती है। ड्रैगन वन उन्हें प्लैनेट डार्क जोन नामक एक ग्रह पर एक कोर एरिया की ओर मार्गदर्शन कर रहा था। ग्रह पर कई कोर जीनोजेनेटिक्स थे, लेकिन वहां के जीनोजेनेटिक्स बहुत डरावने थे। यदि तुम सावधान नहीं थे तो खुद को मारना आसान था और यहां तक कि कई हाफ डिफाइड अभिजात्य भी उस ग्रह की सतह पर गिर गए थे। साधारण किंग्स आमतौर पर ऐसी खतरनाक जगहों पर नहीं जाते थे, लेकिन वीर उनकी बड़ी मांस ढाल के साथ ड्रैगन वन ने जोखिम लेने का विकल्प चुना। उनका समूह प्लैनेट डार्क जोन के पास आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वे वातावरण में प्रवेश करें, प्राणियों का एक समूह उनसे मिलने के लिए ग्रह से बाहर उड़ता हुआ आया। वीर ने पहले सोचा कि वे जीनोजेनेटिक्स थे, लेकिन जब उसने करीब से देखा तो उसने देखा कि ये द डिस्ट्रॉयड का एक समूह था। वीर को उनमें से 2 याद थे, एक बारर था और दूसरा डायारोबर। वे पहले से ही किंग क्लास अभिजात्य थे। बारर को देखकर वीर ने महसूस किया कि उसके कनपटे धड़कने लगे हैं। बारर एक अजेय शरीर वाला पागल आदमी था। वो इतना मजबूत था कि उससे लड़ना एक बड़ा सपना था।
सौभाग्य से बारर और डायर रॉबर ने प्रोफेसर मंत्रा एंडमर में वीर को नहीं पहचाना। वे बस वीर के दल के पास पहुंचे और उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हुए कहा, माफ कीजिए, प्लैनेट डार्क जोन पर हम द डिस्ट्रॉयड का दावा है, कृपया आप वापस मुड़ जाइए। प्लैनेट डार्क जोन कब से द डिस्ट्रॉयड की संपत्ति है? ड्रैगन ने कठोर आवाज में पूछा। वे डायर रॉबर से नहीं डरता था। डायर रॉबर मुस्कुराया और बोला, सब कुछ जल्द ही सामान्य हो जाएगा। तुम लोग अंदर जा सकते हो, लेकिन तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक हम यहाँ अपना काम पूरा नहीं कर लेते। क्या होगा अगर हम अभी अंदर जाना चाहते हैं? ड्रैगन ने डायर रॉबर को घूरते हुए कहा। बकवास बंद करो। अपनी झुंझलाहट में बारर ने जल्दी से अपनी पीठ पर बंधी बीक का दी छचर की नाकू बाहर निकाली। उसकी आंखें एक जानलेवा नजर से जल रही थीं और वो स्पष्ट रूप से ड्रैगन वन से लड़ने के लिए तैयार था। डायर रॉबर ने बारर को रोकने के लिए अपने हाथ उठाए और उसने फिर शांति से कहा, ड्रैगन वन, हम डिस्ट्रॉयड ने कभी ड्रैगन को नाराज नहीं किया। कोर एरिया में कोर जीनोजेनेटिक्स को नष्ट करने के लिए कई जगहें हैं। तुम्हें इस प्लैनेट डार्क जोन को लेकर हमें परेशानी देने की जरूरत नहीं है ना? ड्रैगन वन ने भौवें चढ़ाई और जवाब देना शुरू किया, लेकिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। प्लैनेट डार्क जोन की सतह पर एक विशाल मशरूम बादल उठा और एक श्रद्धा तरंग वातावरण में फैल गई। डायर रॉबर का चेहरा बदल गया। द डिस्ट्रॉयड ने ड्रैगन्स को पूरी तरह से भूलते हुए प्रतीत हुए, क्योंकि वे मुड़े और उच्च गति से प्लैनेट डार्क जोन की ओर उड़ गए। ड्रैगन वन और अन्य लोगों ने भ्रम से एक दूसरे को देखा। बिग ब्रदर, क्या हमें नीचे जाकर देखना चाहिए? ड्रैगन 8 ने ड्रैगन 1 के पास आकर पूछा। उसकी आंखें नीचे के ग्रह पर टिकी हुई थीं। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, प्लैनेट डार्क जोन पर बहुत कम रोशनी थी। मैग्नेटिक स्टॉर्म्स ग्रह के ऊपर घूम रहे थे और बादल पागलों की तरह खड़खड़ा रहे थे, जैसे कि नीचे कई विस्फोट हो रहे हों। फिर भी सतह पर वास्तव में क्या था, यह देखना असंभव था। ड्रैगन 1 ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें भी प्लैनेट डार्क जोन पर टिकी हुई थीं। ड्रैगन 8 की तरह उसे भी नहीं पता था कि नीचे क्या था। विस्फोट के बाद वे ग्रह पर कुछ भी होते हुए नहीं देख पाए। एक बार जब विस्फोट के बाद का माहौल शांत हो गया, तो प्लैनेट डार्क जोन फिर से शांत हो गया। बैर और अन्य लोग ग्रह के वातावरण में फिर से प्रवेश कर चुके थे और अब कोई और हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। घूमते हुए बादलों के अलावा ग्रह स्थिर हो गया था। बिग ब्रदर, क्या ये कोई जाल हो सकता है? डायर रॉबर और अन्य लोग हमें धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, है ना? ड्रैगन 8 ने कहा। मुझे नहीं लगता। डायर रॉबर का हमसे कोई दुरेश नहीं है। वो हमें परेशान करने के लिए नाकाबंदी करने की कोशिश नहीं करेगा। वो रुका और फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, भले ही ये एक जाल हो, हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। चलो पहले चलते हैं और देखते हैं। अन्य लोगों को लगा कि ये समझ में आता है। केवल किंग्स और हाफ डीएफाइड्स ही यूनिवर्सल कोर एरिया में आ सकते थे। भले ही द डिस्ट्रॉयड कोई जाल बिछा रहे हों, डरने की कोई जरूरत नहीं थी। वीर भी उत्सुक था कि ग्रह पर क्या हो रहा है, तो उसे योजना से कोई समस्या नहीं थी। वो एक सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण में डार्क जोन पर उनका पीछा करता हुआ नीचे गया। जबकि ड्रैगन 1 और अन्य लोगों को विश्वास था कि वे द डिस्ट्रॉयड से खुद का बचाव कर सकते हैं, वे भी सावधान थे। उन्होंने बादलों तक पहुंचने से पहले अपने किंग एरियाज खोल दिए। एक बार जब उन्होंने मैग्नेटिक स्टॉर्म्स को पार कर लिया, तो उन्होंने काले ग्रह की सतह में एक विशाल गोलाकार छेद देखा। यह ऐसा लग रहा था जैसे ये एक विशाल मीटियर स्ट्राइक से बना हो। लेकिन वीर और अन्य लोग कुछ ही क्षण पहले ग्रह के बाहर थे और उन्होंने किसी मीटियर को ग्रह से टकराने के लिए पर्याप्त करीब आते हुए नहीं देखा होता। वह विस्फोट ग्रह पर पहले से मौजूद किसी चीज के कारण हुआ होगा। हालांकि वे छेद के बारे में ज्यादा कुछ पता लगाने के लिए बहुत दूर थे। ड्रैगन 1 थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार उसने विशाल गड्ढे की ओर नीचे उड़ने का फैसला किया। वे प्लैनेट डार्क जोन की सतह के करीब उड़ गए और वीर और अन्य लोग जल्द ही देख सके कि वह छेद कितना डरावना था। जब वे उसके पास पहुंचे तो छेद का कोई तला नहीं लग रहा था। विशाल गड्ढे के अलावा वे प्लैनेट डार्क जोन की सतह पर और कुछ भी नहीं देख सकते थे। कोई कोर जीनोजेनिक्स भी नहीं थे। बैर और अन्य लोग गायब हो चुके थे। ये क्या है? ड्रैगन 8 ने पूछा, बड़े छेद के केंद्र की ओर इशारा करते हुए। हालांकि किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। वीर और ड्रैगन 1 ने इसे पहले ही देख लिया था, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि यह क्या था। छेद के केंद्र में एक हंस के अंडे जैसी कोई चीज थी। यह एक गहरे हरे रंग में चमक रहा था, लेकिन यह एक बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा था। वीर और अन्य लोग जल्द ही डायर रॉबर और उसके लोगों को पत्थर के हंस के अंडे के बगल में खड़े देखने के लिए काफी करीब आ गए। वे सभी जम गए थे,
वे अंडे को बिना पलक झपकाए घूर रहे थे। वीर को नहीं पता था कि वो क्या कर रहे थे। क्या तुम्हें मदद चाहिए? ड्रैगन वन ने उनकी ओर तैरते हुए पूछा। वह कोई गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहता था। वीर ड्रैगन वन के साथ पत्थर के हंस के अंडे के पास गया। उसने चीज को ध्यान से देखा, लेकिन उसे इसमें कुछ भी खास नहीं लगा। यह सिर्फ एक सामान्य हंस का अंडा था, हालांकि बड़ा और पत्थर से बना हुआ। डायर रॉबर ने ड्रैगन वन को जवाब नहीं दिया। द डिस्ट्रॉयड किंग्स अभी भी हंस के अंडे के पत्थर को घूर रहे थे और उन्होंने ड्रैगन वन को करीब आने से रोकने की कोशिश नहीं की। वीर और ड्रैगन वन ने एक दूसरे को देखा। वे दोनों संदिग्ध थे। डायर रॉबर और बैर टॉप लेवल किंग क्लास फाइटर्स नहीं थे, और ये इसलिए क्योंकि वे बहुत धीमे थे। लेकिन उनकी प्रतिभा के साथ वे अंत में किंग्स के बीच उच्च रैंक हासिल करेंगे या डीएफाइट भी बन जाएंगे। उन सभी डिस्ट्रॉयड को गतिहीन करने के लिए कुछ बहुत खतरनाक हुआ होगा। कर सकते थे, हालांकि वे जाने की बोल भी कर सकते थे। कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने बैर को भी फंसा दिया होगा। वीर कल्पना नहीं कर सकता था कि क्या हुआ होगा, लेकिन जो भी था वह बैर को भी फंसाने में कामयाब हो गया था। उसके चिड़चिड़े व्यक्तित्व और जानलेवा मन के साथ वह उस तरह का व्यक्ति था जो नियति से भी लड़ने की कोशिश करता। फिर भी बैर, एक ऐसा आदमी जो किसी चीज से नहीं डरता था, उसे एक ही जगह पर इस तरह से रहने के लिए मजबूर कर दिया गया था। वह लगभग कोमा में लग रहा था। यह कल्पना करना मुश्किल था कि उसने क्या देखा होगा। लेकिन वीर और ड्रैगन वन ने पत्थर के हंस के अंडे को देखते हुए कुछ नहीं देखा। डायरॉबर, क्या हो रहा है? ड्रैगन वन ने करीब आते हुए पूछा। डायरॉबर ने अपने दांत पीसे, लेकिन वह चुप रहा। एक और डिस्ट्रॉयड किंग अब ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सपने से जागा हो। चिल्लाने लगा, ये खत्म हो गया है, ये सब खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया है? ड्रैगन नेट ने पूछा। किंग ने जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता रहा। उसकी आंखें चौड़ी और भयभीत थीं। फिर वह एक पागल आदमी की तरह हंस के अंडे के पत्थर की ओर भागा। रुको! डायरॉबर चिल्लाया, लेकिन आदमी नहीं रुका। डायरॉबर आगे बढ़ा और उस डिस्ट्रॉयड किंग को पकड़ लिया जो हंस के अंडे के पत्थर की ओर भाग रहा था। उसने आदमी को जमीन पर पटक दिया। मैंने कहा रुको, क्या तुमने मुझे नहीं सुना? डायरॉबर का चेहरा उदास लग रहा था। वो डिस्ट्रॉयड किंग चिल्लाया, गोथ और अन्य लोग अभी भी नीचे हैं। हमें उन्हें बचाना होगा, हमें उन्हें बचाना होगा। डायरॉबर का भाव गहरा हो गया और उसने चुपचाप कहा, पहले स्थिति का निरीक्षण करो। मेरे आदेश के बिना किसी को भी करीब आने की अनुमति नहीं है। डायरॉबर, क्या हो रहा है? ड्रैगन वन जानता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह निश्चित नहीं था कि क्या। डायरॉबर मुड़ा और ड्रैगन वन को देखा। जो हुआ है उसे देखते हुए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 60 डिस्ट्रॉयड किंग्स जीनोजेनिक्स का शिकार करने प्लैनेट डार्क जोन आए थे। हमने इस जगह को साफ करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब हम तुमसे बात कर रहे थे, किसी कारण से इस चीज ने हमारे कैंप को कुचल दिया। सभी डिस्ट्रॉयड किंग्स चले गए हैं। वीर और ड्रैगन वन को उसके शब्दों से ठंडक लगी। डायरॉबर और बैर सहित 6 डिस्ट्रॉयड किंग्स बचे थे, जिसका मतलब था कि 50 से अधिक किंग क्लास डिस्ट्रॉयड अभी अभी गायब हो चुके थे। यह एक बहुत ही डरावना विचार था। भले ही एक विशाल मीटियर ग्रह से टकराता, तो यह 50 किंग्स को इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकता था। साथ ही आसपास कोई मीटियर्स नहीं हैं जो यह बताएं कि ऐसा हुआ है। यह चीज कहां से आई? वीर ने विशाल हंस के अंडे के पत्थर को घूरता रहा। वह भी डायरॉबर की तरह जम गया था। हो सकता है कि वे किसी और जगह चले गए हों। ड्रैगन वन ने चारों ओर देखा। प्लैनेट डार्क जोन बड़ा था। कुछ दर्जन किंग्स निश्चित रूप से इसके सतह पर छिप सकते थे। वे बस एक गुफा में जा सकते थे और कोई उन्हें नहीं ढूंढ पाता। नहीं, वे कैंप में हमारा इंतजार कर रहे थे। अगर वे इससे बच गए होते तो अब तक वे निश्चित रूप से अपने आप को प्रकट कर चुके होते। डायरॉबर ने सिर हिलाया। ड्रैगन वन कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कर सकता, एक जोरदार चटकने की आवाज आई। विशाल हंस के अंडे पर अचानक एक दरार पड़ गई। वीर और अन्य लोग पीछे हट गए। उन्होंने तुरंत अपने किंग एरियाज का विस्तार किया, क्योंकि वे गूज एक स्टोन को घूर रहे थे। कचा कचा गूज एक स्टोन की सतह पर और दरारें खुल गई। दरारें बहुत अच्छी तरह से संरेखित थीं, इसीलिए वे स्पष्ट रूप से साधारण दरारों की तरह नहीं थी जो किसी अच्छी तरह से मौसम वाले पत्थर में मिल सकती हैं। इसके बजाय पूरी तरह से दूरी वाली दरारें सीधे ऊपर और नीचे खुल गईं। बूम! पत्थर के ऊपर और नीचे से अनगिनत गहरे हरे पंजे निकले। ओ तेरी, वो एक बड़ा बग है, ड्रैगनेट ने चौड़ी आंखों से चिल्लाते हुए कहा।
पत्थर शायद एक अंडे जैसा दिखता था, लेकिन इसके अंदर की चीज निश्चित रूप से एक बत्तख का बच्चा नहीं थी। ये वास्तव में एक ज़ेनोजेनिक बग था, जो एक सेंटीपीड जैसा लगता था। उसका शरीर खुद के चारों ओर मुड़ा हुआ था, इसलिए उसके सभी पंजे छुपे हुए थे। उसने खुद को एक गूज एग जैसा बना लिया था। अब परेशान करने वाला प्राणी अपने शरीर को खींच रहा था, जिससे वो प्रक्रिया में बहुत डरावना लग रहा था। उसने अपने दांत दिखाए, जैसे कि वो अपने चारों ओर डिस्ट्रॉयड और ड्रैगन को घूर रहा था। बग के पेट पर खून और खून के धब्बे लगे हुए थे। ये शायद गायब डिस्ट्रॉयड किंग्स के अवशेष थे। अभी तक जो जिंदा थे उन सबको पता था कि किसी न किसी तरह इस ज़ेनोजेनिक ने एक ही सेकंड में 50 से अधिक डिस्ट्रॉयड किंग्स को खा लिया था। ये एहसास कंपकंपी पैदा करने वाला था। किसी ने कोई आदेश नहीं दिया। वीर और ड्रैगन वन सहित सभी लोग तुरंत मुड़े और उड़ गए। वे प्लैनेट डार्क जोन छोड़ने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वे बादलों में उड़ने वाले थे, ग्रह का पूरा आकाश गहरा हरा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे ग्रह को ढकने के लिए एक विशाल हरा क्रिस्टल बन गया हो। यहां तक कि थोड़ी सी रोशनी जो बादलों के माध्यम से आती थी, वो भी उसी हरे रंग के शेड में रंगी गई थी। पैंग! डिस्ट्रॉयड समूह और ड्रैगन समूह दोनों उल्का पिंडों की तरह आकाश से गिर पड़े। उन्होंने ग्रह से इतनी जोर से टक्कर खाई कि उनके शरीर ने सतह में गहरे छेद कर दिए। एयर रिस्ट्रिक्शन एरिया, इस तरह के दायरे के साथ ये एक डीफाइड ज़ेनोजेनिक होना चाहिए। ड्रैगन 8 ने अपने छेद से बाहर निकलते हुए घोषणा की। उसका चेहरा गंभीर लग रहा था। वो एयर रिस्ट्रिक्शन एरिया नहीं है। वीर भी उदास लग रहा था। उसने अपने चारों ओर जमीन को देखा। एरिया ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे ग्रह को ढकने में कामयाब हो गया हो। अब उनमें से कोई भी उड़कर दूर नहीं जा सकता था। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि ये सिर्फ एक एयर रिस्ट्रिक्शन नहीं था, इसमें एक और शक्ति भी थी। हालांकि इससे पहले कि वीर इसका और विश्लेषण कर पाता, विशाल कीट आगे बढ़कर कूद पड़ा। उसका पर्वताकार शरीर अजीब गति के साथ चला और गहरे हरे रंग की पदार्थ श्रृंखलाएं उसके चारों ओर हवा में भड़क उठीं। श्रृंखलाएं उसके पूरे शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थीं। उनके बाहरी किनारे रेजर की तरह तेज थे। वीर ने दौड़ने के लिए मुड़ते ही अपने प्रोफेसर मंत्रा का इस्तेमाल किया। उसने अपने मूव माउंटेन एरिया का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। ये इस तरह के राक्षस के खिलाफ बिल्कुल बेकार होगा। इस तरह के ज़ेनोजेनिक में पसीना बहाए बिना उसके मूव माउंटेन एरिया को कुचलने के लिए पर्याप्त कच्ची शक्ति थी। उसका प्रोफेसर मंत्रा आर्मर उस परिमाण की ताकत का सामना नहीं कर पाएगा। वो कुछ ही क्षणों में मर जाएगा। बूम! अजीब बग ने हमला किया। 2 किंग प्राणी उसके बहुत करीब थे कि वे भाग सके, इसलिए उनके पास हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कीट से लड़ने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन अजीब बग उन्हें पूरा निगलने में सक्षम था। अजीब बग फिर जमीन में गोता लगा गया, सतह के नीचे गायब हो गया और पीछे एक बड़ा छेद छोड़ गया। वीर के नीचे की जमीन एक विहिंसक भूकंप की तरह हिल रही थी। वो भागना चाहता था, लेकिन कुछ और उन्मत्त कदमों के बाद वो जमीन में काले छेद के पास आ गया। वीर के बगल में दौड़ रहा एक किंग कीट द्वारा निगल लिया गया जब वो जमीन में उस छेद से ऊपर उछाल लिया। अजीब बग एक पल के लिए हवा में लटका रहा, फिर मुड़ा और वापस धरती के नीचे गोता लगा दिया। भाड़ में जाओ! ड्रैगन 8 चिल्लाया जब उसने कीट को ड्रैगन्स में से एक को खाते हुए देखा। इससे वो इतना नाराज हो गया कि उसने अपने विशाल सोने के ड्रैगन का इस्तेमाल किया और उसने जमीन में गड्ढे की ओर एक घूंसा मारा। बूम! छेद खुद पर ढह गया और अजीब बग फिर से बाहर नहीं आया। वो चिल्लाया भी नहीं। सावधान! ड्रैगन 8 की ओर दौड़ा और उस आदमी को पीछे हटा दिया, फिर खुद भी दूर हट गया। एक और बूम हुआ। जहां ड्रैगन 8 बस एक पल पहले ही खड़ा था, वहां गंदगी और धूल का फव्वारा उठ गया। अब एक और बड़ा छेद था और अजीब बग फिर से सामने आ गया। उसका आधा शरीर जमीन से ऊपर था और वो अपने पंजे घुमाते हुए कुछ अजीब टावर जैसा लग रहा था। किसी ने भी प्राणी पर हमला करने के लिए कदम नहीं उठाया। भागना ही उनके दिमाग में एकमात्र विचार था। वे सभी जानते थे कि जानवर से लड़ना एक बेकार कदम होगा। ऐसे डरावने डीफाइड ज़ेनोजेनिक के खिलाफ वे कुछ नहीं कर सकते थे। वीर भाग रहा था और वो बहुत तेजी से भाग रहा था। वो असंभव लड़ाइयों से भागने में बहुत अच्छा था और उसे विश्वास था कि वो अजीब बग के किंग एरिया को तोड़कर प्लैनेट डार्क जोन छोड़ सकता है। बेशक उसे पहले बग का पीछा करना बंद करने की आवश्यकता थी। भले ही वो एयर रिस्ट्रिक्शन एरिया को तोड़ सकता था, लेकिन अगर बग अभी भी उसका पीछा कर रहा होता तो वो बहुत दूर तक नहीं जा पाता। इसलिए वीर ने कम प्रोफाइल रखने में सचेत प्रयास किया। जैसे ही उसे मौका मिला, वो प्लैनेट डार्क जोन छोड़ने के लिए अपने सुपर गॉड स्पिरिट का इस्तेमाल करेगा और अन्य लोगों के संबंध में वीर केवल उन पर दया कर सकता था। इस तरह के समय में ये हर एक के लिए अपना अपना था। वीर उनका डैडी नहीं था। उनकी ओर से सैक्रिफाइस करने की कोई जरूरत नहीं थी। वीर का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए और उसका दिल उसके गले में आ गया।
बिना कोई हिचकिचाहट के वीर ने पूरी शक्ति से आगे बढ़ने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। जिस जमीन पर वो अभी खड़ा था उसी जमीन से बग ऊपर फट पड़ा। वीर का शरीर उसके मुंह से छुआ था और उसके चारों ओर गहरे हरे रंग की पदार्थ श्रृंखलाएं ब्लेड की तरह थी। उनमें से एक ने वीर की टांग को छू लिया जो प्रोफेसर मंत्रा आर्मर में ढकी हुई थी। श्रृंखला ने उसके प्रोफेसर मंत्रा आर्मर को साफ साफ काट दिया, जिससे वीर की टांग में गहरा घाव हो गया। वीर ने अपनी टांग में जलते हुए दर्द को नजरअंदाज किया और दौड़ते रहना जारी रखा। अगर वो अब रुकता तो वो मर जाता। हालांकि अजीब बग वापस जमीन के नीचे चला गया था। वो किसी अजीब मछली की तरह जमीन के नीचे तैर रहा था। हर बार जब वो फिर से बाहर आता था तो वो अपने पीछे 10 मीटर का छेद छोड़ जाता था। शायद इसलिए क्योंकि वीर की टांग खून का निशान छोड़ रही थी। लेकिन वीर ने देखा कि अजीब बग विशेष रूप से उसी का पीछा करने पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर रहा था। मैं इतना बदकिस्मत नहीं हो सकता, वीर ने बीमार महसूस करते हुए सोचा। उसे उम्मीद थी कि वो गलत था, लेकिन जब वो बग फिर से उसके ठीक बगल में जमीन से बाहर निकला तो वो जान गया कि उसका अनुमान सही था। कीट उसके पीछे था और केवल उसी के। भाड़ में जाओ। वीर अजीब बग से धीमा था, इसलिए वो फिर से बग को चकमा नहीं दे पाएगा। वो हवा में उड़ गया। उसका शरीर एक हल्की रोशनी छोड़ रहा था। वो अब सुपर गॉड स्पिरिट मोड में था और वो अजीब बग के दांत पीसने से बच गया, जैसे कि वो ऊंचा से ऊंचा उड़ता गया। बग में अपने किंग एरिया के अलावा कोई भी रेंज्ड अटैक्स नहीं लग रहे थे, इसलिए वीर जितना हो सके उतनी दूर उड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि वो एरिया छोड़ने वाला है, उसने एक भिनभिनाने की आवाज सुनी। अजीब बग की पीठ से पारदर्शी पंख फूट गए थे। वो अविश्वसनीय गति से वीर की ओर उड़ा और एक ही सेकंड में वो वीर के ठीक नीचे था। उसकी सभी गहरे हरे रंग की पदार्थ श्रृंखलाएं आपस में गुथी हुई थीं, जो एक विशाल ब्लेंडर की तरह एक दूसरे के ऊपर घूम रही थीं। अजीब बग का खुला मुंह सीधे वीर की ओर आ रहा था। ये एक बड़ी वेल की तरह था जो एक छोटी मछली को चबाने के लिए तैयार थी। डॉलर मर जाएगा। ड्रैगन 1 देख सकता था कि वीर को अजीब इंसेक्ट निगलने ही वाला है। वीर के लिए दुखी होने के बजाय वो इस बात से दुखी था कि वीर की मौत उन सभी के लिए क्या मायने रखेगी। यहां तक कि वीर, जो किसी तरह एयर रिस्ट्रिक्शन को रद्द कर सकता था, वो भी इस राक्षस से बच नहीं पाया। अगर वीर नहीं बच सकता था तो इसका मतलब शायद उन सभी के लिए मौत था। ड्रैगन 1 का पीछा कर रहा ड्रैगन 8 भी देख सकता था कि क्या होने वाला है। वो भी उतना ही उदास लग रहा था। बूम! आसमान में इंसेक्ट का विशाल मुंह वीर के चारों ओर बंद हो रहा था। उसके नुकीले दांत वीर के शरीर पर जकड़ने वाले थे। ड्रैगन 1 और अन्य लोग उस भयानक दृश्य को देखने के लिए खुद को मजबूर नहीं कर पाए। उन्होंने अपने सिर मोड़ लिए और जितनी तेजी से हो सकता था दौड़ते रहे। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें प्लैनेट डार्क जोन पर कोई ऐसी जगह मिल सकती है जो एयर रेस्ट्रिक्शन एरिया से ढकी ना हो। नरक के इस गड्ढे से बचने का यही एकमात्र तरीका हो सकता था। हालांकि अजीब इंसेक्ट के हमले के कारण वीर का शरीर टूटा नहीं। वो अभी भी सुपर गॉड स्पिरिट मोड में था, इसलिए प्राणी की अविश्वसनीय शक्ति उसे छू नहीं पाई। जबकि अजीब इंसेक्ट के दांत उसके शरीर से होकर गुजर गए, उन्होंने वास्तव में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वीर का शरीर अब निराकार था, बल्कि एक भूत जैसा था। वो अजीब इंसेक्ट के दांतों और मांस से सहजता से गुजरा, और जब उसने महसूस किया कि वो अभी जाना नहीं चाहता है, तो वो प्राणी के शरीर से भागने के कगार पर था। वो मुड़ा और अजीब इंसेक्ट के मुंह में गहराई में चला गया। कठिन बग शेल और मांस ने वीर की आवाजाही को प्रतिबंधित नहीं किया। वो इंसेक्ट के पूरे शरीर में तेजी से चला गया। लेकिन वीर ने पाया कि प्राणी का अंदरूनी हिस्सा जेड जैसा था। यहां तक कि उसके अंगों और वाहिकाओं ने भी जेनोजेनिक जीन्स की बनावट ले ली थी। कहीं भी कोई कमजोरी नहीं मिली, इसलिए वीर के लिए प्राणी को अंदर से चोट पहुंचाना मुश्किल होगा। लेकिन वीर को उसके मस्तिष्क में स्थित जानवर का जेनोजेनिक कोर मिल गया था। यह एक हरा कोर था जो सितारों की तरह चमकता था। समय बीता। अब जबकि वो किंग क्लास तक पहुंच गया था, तो वीर का सुपर गॉड स्पिरिट मोड बहुत लंबे समय तक चल सकता था। वो हमेशा के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन वो निश्चित रूप से लगभग आधा घंटा तक चल सकता था। जानवर के हरे डीफाइड कोर के पास रहते हुए वीर ने सुपर स्पैंक करने के लिए अपने हाथ में शक्ति जमा की, और एक बार जब उसने पर्याप्त शक्ति बना ली तो वो हरे कोर की ओर बढ़ा। ब्रज़! वीर के हाथ के प्रभाव से सब्सटेंस चेन्स पागल हो गए। वो रबर बैंड की तरह थे जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था। दहाड़! अजीब इंसेक्ट ने अपने सिर में तेज दर्द महसूस किया और इसलिए वो दहाड़ा।
उसका शरीर जमीन पर टकराया, फिर अंदर गहराई तक चला गया। उसने ड्रैगन 1 के लिए जाने का फैसला किया। इंसेक्ट ने एक डिस्ट्रॉयड किंग को झपटा, उस आदमी के किंग एरिया से होकर गुजर गया, जैसे वो वहां था ही नहीं। हर जगह खून फैल गया। ये ऐसा था जैसे उसने एक भेड़ खाई हो, न कि एक डरावना किंग। ड्रैगन 1 ग्रह के दूसरी तरफ बढ़ गया। उसने वापस लड़ने के लिए अपने निपटान में हर शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उस डीफाइड इंसेक्ट के खिलाफ उसकी सभी शक्तियां बेकार लगती थीं। प्राणी के बारे में सबसे डरावनी बात उसका किंग एरिया था। अगर वो एक साधारण डीफाइड जेनोजेनिक से मिलते तो ड्रैगन 1 और अन्य लोग आसानी से बच सकते थे, लेकिन इस अजीब इंसेक्ट की एरिया पावर ने न केवल हवाई यात्रा को प्रतिबंधित किया, इसने वातावरण में यूज की जा रही किसी भी शक्ति को भी रोक दिया। टेलीपोर्ट करने के लिए कौशल या वस्तुओं का उपयोग करना भी असंभव था। वो फंस गए थे। भागो, अपनी जान बचाकर भागो। ड्रैगन 1 और अन्य लोगों ने भागने की कोशिश करने के लिए अपनी सभी विभिन्न शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन प्राणी ने उन्हें एक एक करके उठा लिया। अंत में सिर्फ ड्रैगन 1, ड्रैगन 8, बार और डाया रॉबर ही जीवित बचे। वो घायल थे, लेकिन वो अब भी दौड़ रहे थे। किसी तरह उन सभी ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। वो जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके बचने की कोई संभावना नहीं थी। ड्रैगन 8 और बार के शरीर विशेष थे। वो लगभग अमर थे। उस अविश्वसनीय शक्ति ने उन्हें कुछ हमलों से बचने और सांस लेते रहने की अनुमति दी। ड्रैगन 1 और डाया रॉबर टॉप लेवल के किंग्स थे। जब दूसरों के किंग क्लास से लड़ने की बात आती तो वे अपराजेय थे, लेकिन इस डरावने डी-फाइट से निपटने की कोशिश करना उन्हें घायल और खून बहने के लिए पर्याप्त था। बूम! अजीब इंसेक्ट ने बार की टांग के चारों ओर अपने जबड़े को जकड़ लिया और डाया रॉबर ने उस पल को 3 अलग अलग तरह की शक्ति इकट्ठा करने के लिए लिया। उसने 3 अलग अलग ऊर्जाओं से बना एक त्रिकोण बनाया। उस त्रिकोण के अंदर प्रकाश खिल उठा, स्थान को तोड़ दिया और उसके चारों ओर की हवा को हिला दिया। प्रकाश आगे बढ़ा और सीधे अजीब इंसेक्ट के मुंह में जा लगा, लेकिन अजीब इंसेक्ट ने बस प्रकाश को निगल लिया, जो उसके गले से नीचे सुरक्षित गायब हो गया। डाया रॉबर पीला और निराश लग रहा था। वो सबसे शक्तिशाली चाल थी जो वो कर सकता था, लेकिन इसने अजीब इंसेक्ट को कम से कम भी प्रभावित नहीं किया। वो एक साधारण डीफाइड मॉन्स्टर नहीं था। उसकी एरिया पावर और उसके शरीर की ताकत दोनों ने संकेत किया कि ये जो कुछ भी था, ये प्राणी एक औसत डीफाइड जेनोजेनिक से कहीं बेहतर था। हालांकि उन्होंने अभी तक अपनी सारी ताकत खत्म नहीं की थी, लेकिन ड्रैगन 1 और अन्य लोग जानते थे कि अगर वे अजीब इंसेक्ट के एरिया से नहीं बच सकते थे तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। ये बुरा है, हमें इतने डरावने एरिया वाले जेनोजेनिक से बेरम क्यों सामना करना पड़ा। ड्रैगन 8 दौड़ते हुए जोर से शिकायत की। ड्रैगन 1 हालांकि चुप रहा। वो जानता था कि शिकायत करने से किसी की मदद नहीं होगी। उसे तब तक टिके रहना था जब तक वो कर सकता था, हर अतिरिक्त सेकंड को पकड़ते हुए, इस उम्मीद में कि कोई चमत्कार उन्हें बचा सकता है। शायद उनमें से किसी एक को एक नया विचार सूझता, कुछ ऐसा जो मदद कर सकता था। डाया रॉबर भी इसी तरह की मानसिकता में था। उस जगह पर उन्हें कोई नहीं बचा सकता था। भले ही उनकी जाति के डीफाइड एलिट्स जानते थे कि वे खतरे में हैं, लेकिन डीफाइट्स को यूनिवर्सल कोर एरिया तक पहुंचने की अनुमति नहीं थी। केवल किंग क्लास प्राणियों को ही इस जगह में प्रवेश करने की अनुमति थी। आप एक स्तर ऊपर या एक स्तर नीचे नहीं हो सकते थे। अगर मुझे मरना ही है तो मैं भागते हुए नहीं मरना चाहता। बार ने अपने चेहरे पर गुस्से वाला भाव दिखाते हुए गुर्राया। वो मुड़ा और अजीब इंसेक्ट की ओर भागा। उसका शरीर एक तलवार की रोशनी से दहक रहा था। डाया रॉबर उसे रोकने के लिए शुरू हुआ, लेकिन फिर उसने एहसास किया कि जिस स्थिति में वे वर्तमान में थे, चाहे वो कितनी जोर से दौड़ते, वे पर्याप्त दूर तक नहीं दौड़ सकते थे। बार को रोकना व्यर्थ था। बार ने अजीब इंसेक्ट के सिर पर वार किया, लेकिन हड्डी के चाकू कभी अजीब इंसेक्ट के खोल से संपर्क नहीं बना सके। उसके शरीर पर सब्सटेंस चेन्स ने चाकू को पकड़ा और उसे कुचल दिया। बार का हाथ सब्सटेंस चेन्स को छू गया। उसका हाथ मांस के एक बादल में गायब हो गया। अजीब इंसेक्ट ने घायल बार का पीछा करने के लिए अपना मुंह खोला। बार अब नहीं दौड़ सकता था, हालांकि वो ऐसा करना भी नहीं चाहता था। उसने अपनी एरिया पावर को बुलाया और अपने बाएं हाथ का उपयोग अजीब इंसेक्ट के चेहरे पर मुक्का मारने के लिए किया। बार का प्रभावशाली एरिया अजीब इंसेक्ट के दांतों की क्रूर शक्ति के सामने एक अंडे के छिलके जितना कमजोर था। बार का किंग एरिया चकनाचूर हो गया और उसके शरीर का आधा हिस्सा प्राणी के पेट में गायब हो गया। हालांकि बार हर बार रीस्पॉन कर सकता था और ताकत प्राप्त कर सकता था,
लेकिन प्रक्रिया के लिए उसकी कोशिकाओं को पास होने की आवश्यकता थी। अब जबकि उसके शरीर का आधा हिस्सा निगल लिया गया और पचा लिया गया, तो वो अब रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता था। अजीब इंसेक्ट घूमा और बार के बचे हुए शरीर के लिए चला गया। बार अब भी होश में था, लेकिन स्थिति निराशाजनक थी। दहाड़! जैसे ही अजीब बग उसके शरीर के दूसरे आधे हिस्से को खाने के लिए नीचे आया, बार को एहसास हुआ कि वो मरने वाला है। लेकिन तभी बग अचानक चीखा। उसका शरीर सीधा और कठोर हो गया, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। बार और अन्य लोग वहीं जम गए। उन्हें यकीन नहीं था कि क्या हो रहा है। ब्लर! अजीब इंसेक्ट ने अपना मुंह खोला, फिर गहरे हरे रंग का खून एक फव्वारे की तरह उगल दिया। खून बार के ऊपर हर जगह स्प्रे हो गया। यह वीर था। वीर ने सुपर स्पैंक के साथ जेनोजेनिक कोर को जोर से मारा था, जिससे प्राणी को भयानक दर्द हुआ था। उसने इंसेक्ट के सिर में एक भयानक दरार पैदा कर दी थी और फिर वो इंसेक्ट की नाक के माध्यम से बाहर आ गया। जैसे ही वीर बाहर निकला, उसका शरीर सुपर गॉड स्पिरिट मोड से बाहर आ गया, फिर से मूर्त हो गया। वो खून और जेनोजेनिक के गूदे में नहाया हुआ था। वो इंसेक्ट के माथे पर खड़ा था, अपने पैर को पकड़े हुए, जहां पर प्रोफेसर मंत्रा आर्मर फटा हुआ था और एक गहरा घाव खुला था। जानवर अब भी एंटन कर रहा था। उसका विशाल शरीर अव्यवस्था में डोल रहा था। वीर को पता था कि उसके पास केवल एक मौका था। सुपर गॉड स्पिरिट मोड में उसकी किंग क्लास शक्तियां उसे अंदर से नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त थीं, लेकिन वो प्राणी को स्थायी रूप से नहीं मार सकती थीं। मर जाओ! वीर चिल्लाया। उसके टूटे हुए प्रोफेसर मंत्रा आर्मर से भी एक भयानक सफेद बिजली का चाप निकल रहा था। उसने अपने दोनों हाथों में सारी बची हुई शक्ति को इकट्ठा किया। यह सुपर गॉड स्पिरिट की पूरी शक्ति थी, जिसे किंग क्लास में उसकी सभी जीन्स के साथ संयोजित किया गया था। उसने इंसेक्ट के माथे में दरार के माध्यम से अपनी शक्ति को निर्देशित किया और उस विशाल हरे कोर का लक्ष्य बनाया, जो अब भी अंदर चमक रहा था। भूम भूम भूम! एक भयानक विस्फोट हुआ जिसने पूरे प्लैनेट डार्क जोन को हिला दिया। अजीब इंसेक्ट का विशाल शरीर ढह गया और गहरे हरे रंग का खून उसके अंगों से हर दिशा में फव्वारे की तरह बहने लगा। इंसेक्ट का सिर फट गया और जेनोजेनिक कोर, एक विशाल टूटता हुआ जेड क्रिस्टल, हवा में उछल गया। वीर तुरंत खून के फव्वारे से दूर कूद गया और कोर की ओर भागा। खून इंसेक्ट के मुंह से फव्वारे की तरह बहना जारी रहा, हर जगह फैल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। डॉलर? ड्रैगन 1 और ड्रैगन 8 ने एक साथ पूछा, उभरती हुई आकृति को देखकर आंखें सिकोड़ते हुए। उन्हें अपनी आंखों पर मुश्किल से विश्वास हो रहा था। वे चिल्लाना चाहते थे, लेकिन उनका सवाल फुसफुसाहट में निकला। उसे एक डीफाइड क्रिएचर ने खा लिया था, फिर भी वो मारा नहीं गया था। ये एक चमत्कार था। वीर ने खुद को पूरी तरह से खींच लिया और अपने पैरों पर चढ़ गया। उस पर कोई खून नहीं था, वो घायल भी नहीं लग रहा था। ड्रैगन 1 ने उसे अविश्वास से घूरते हुए देखा। अजीब इंसेक्ट चीखा और थोड़ा मचल गया। वो बहुत दर्द में लग रहा था। वीर का पीछा करने के बजाय वो बस वापस पृथ्वी में घुस गया और गायब हो गया। हरे रंग की एरिया पावर जो आसमान को ढके हुए थी, अचानक गायब हो गई। ड्रैगन 8 ने उस छेद को असरत से घूर कर देखा जिसे वो पीछे छोड़ गया था। डॉलर, तुमने क्या किया? ड्रैगन 8 ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। कुछ नहीं, मैंने बस सोचा कि मैं ऐसे थोड़ा चोट पहुंचा दूं। वीर एक पल के लिए रुका, फिर कहा, चलो चलते हैं। एक बार जब ये ठीक हो जाएगा तो मुझे संदेह है कि हम फिर से भाग पाएंगे। अपने शब्दों पर कार्रवाई करते हुए वीर ने जमीन छोड़ी और प्लैनेट डार्क जोन के वातावरण से बाहर निकल गया। वो अजीब इंसेक्ट को मारना चाहता था, लेकिन प्राणी बहुत मजबूत था। वीर की सारी ताकत अजीब इंसेक्ट के कोर पर सुपर स्पैंक का उपयोग करते रहने में लग रही थी। अपनी सारी ऊर्जा को खत्म करने और अपने सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी की समय सीमा के करीब आने के बावजूद वो कोर पर केवल एक दरार ही छोड़ पाया था। वो वास्तव में उसे तोड़ नहीं पाया था। भाग्य से, हालांकि अजीब इंसेक्ट मजबूत था, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं था। प्राणी के कोर में दरार छोटी थी और खतरनाक नहीं थी, लेकिन बग ने फिर भी भागना चुना था। अगर वो वीर का पीछा करता रहता तो उसका सुपर गॉड स्पिरिट आखिरकार खत्म हो जाता। वो मर सकता था। ड्रैगन 1, ड्रैगन 8, डिया रॉबर और नए सिरे से इकट्ठा हुए बार ने संकोच नहीं किया। उन्होंने प्लैनेट डार्क जोन से दूर वीर का पीछा किया। उन पांचों ने बात नहीं की और वे जितनी तेजी से हो सके उड़े, जब तक कि वे प्लैनेट डार्क जोन से काफी दूर नहीं चले गए। अजीब इंसेक्ट ने उनका पीछा नहीं किया, जिसके लिए भी सभी अविश्वसनीय रूप से आभारी थे। ऐसा लगता है कि हम सभी घायल हैं और मुझे आराम करने जाना है। चलो यहाँ अलग हो जाते हैं। वीर ने यूनिवर्सल कोर एरिया को छोड़ने के लिए अपने सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील का उपयोग करने की तैयारी करते हुए कहा।
उसके पास अजीब इंसेक्ट से निपटने का एक विचार था, लेकिन वो अभी कुछ भी करने के लिए बहुत कमजोर था। उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वो मजबूत नहीं हो जाता। ड्रैगन वन ने कहा, डॉलर, अगर आप अब भी एक साथ काम करना चाहते हैं तो हमें मिलने का एक समय और जगह निर्धारित करनी चाहिए। आपको मेरे शेड्यूल में फिट करना मुश्किल होगा, लेकिन जब मुझे समय मिलेगा तो हम इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। वीर मिलने का समय निर्धारित नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो वर्तमान में एक्सट्रीम किंग में था। वो हमेशा एक शेड्यूल पर यहाँ नहीं आ पाएगा। क्या हमारे पास एक दूसरे से संपर्क करने का कोई तरीका होना चाहिए? ड्रैगन नेड ने कहा। जीन यूनिवर्स में मजबूत लोग हमेशा सम्मान अर्जित करते हैं। हर कोई दोस्त चाहता है जो उनसे मजबूत हो, विशेष रूप से वीर जैसे दोस्त। वो एक फर्स्ट ईयर किंग था जो एक डीफाइड जेनोजेनिक के खिलाफ लड़ने में सक्षम था। साथ ही उसने कई डरावने लोगों को चोट पहुंचाने की अपनी क्षमता को साबित कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही डीफाइड है। अगर कोई उससे दोस्ती कर सकता था तो वे करते। आखिरकार उसके जैसे किसी के साथ असहमति में खुद को पाना कभी एक अच्छी योजना नहीं थी। ड्रैगन वन और ड्रैगन 8 उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते थे। भले ही वे दोस्त नहीं बन सके, वे चाहते थे कि वीर उनके बारे में सकारात्मक रूप से सोचे। उसके जैसे किसी के साथ असहमति में खुद को पाना कभी एक अच्छी योजना नहीं थी। तो तुम डॉलर हो, तुम कहानियों से ज्यादा मजबूत हो, तुम कब मेरे साथ लड़ना चाहोगे? बार ने वीर को देखते हुए पूछा। डिया रॉबर ने हंसा और कहा, बार, बकवास करना बंद करो। आज डॉलर एकमात्र कारण था कि हम बचे। अगर आपको बुरा ना लगे डॉलर, तो कृपया हमें एक संपर्क नंबर छोड़ दें। हम उस ऋण को चुकाना चाहेंगे जो आज हम आपके लिए ऋणी हैं। ठीक है, मैं बस अपनी सुरक्षा की कोशिश कर रहा था। आपको मुझसे फिर से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। जब भी किस्मत चाहेगी हम फिर से मिलेंगे, वीर ने कहा। फिर अपने सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील का उपयोग किया। थोड़ी देर बाद एक विशाल धातु का कॉगव्हील दरवाजा दिखाई दिया और वो उसके माध्यम से गुजर गया और चला गया। अब जब उसका सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील सक्रिय हो गया था तो ये अपने आप चलता रहेगा। इसे उपयोग करने के लिए किसी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि कोर एरिया के लिए दरवाजा खोलने की कुछ आवश्यकताएं थी। एक बार जब वीर ने अपने सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील का उपयोग करके दरवाजा बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी तो वो उसे स्थानांतरित नहीं कर सकता था। अगर वो दरवाजे से दूर चला गया तो वो कनेक्शन को नष्ट कर देगा। उस समय उसे प्रक्रिया को फिर से शुरू करना होगा। इसके अलावा दरवाजा बुलाने में थोड़ा समय लगता था। युद्ध के दौरान इसे बुलाना असंभव था, इसलिए अगर वीर मुसीबत में पड़ जाता तो दरवाजा भागने के रास्ते के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। साथ ही जब वो कोर एरिया में वापस आएगा तो वो ठीक वहीं समाप्त होगा जहां उसने पिछली बार छोड़ा था। वो कोर एरिया में किसी अन्य स्थान पर रैंडमली टेलीपोर्ट नहीं करेगा। भाई ड्रैगन वन, ये डॉलर कौन है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? डिया रॉबर ने ड्रैगन वन को देखा। ड्रैगन वन ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम उससे मौके से मिले थे और हमने 2 बार एक साथ काम किया है। हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, आप लोगों से ज्यादा नहीं। मैंने पहले कभी मानव नाम की किसी जाति के बारे में नहीं सुना। वे इस तरह के एलीट का उत्पादन कैसे कर सकते हैं? ये भ्रमित करने वाला है। डिया रॉबर ने पूछा। उसका भाव रहस्यमय था। मुझे डर है कि डॉलर के कारण मानव पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हो सकते हैं। हम नहीं जानते कि कोई अन्य मजबूत मानव है या नहीं। अगर वो अर्जुन मुलेले की तरह ऐसी शक्ति वाला एकमात्र व्यक्ति है तो वो अब भी अकेला ही रहेगा। उस स्थिति में वो दुनिया को नहीं बदल सकता। उन चारों ने खुद को गहरे विचार में पाया। उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा और आखिरकार उन सभी ने यूनिवर्सल कोर हॉल छोड़ने के लिए अपने सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील का उपयोग किया। डिया रॉबर के डिस्ट्रॉयड में लौटने के बाद वो अन्य डिस्ट्रॉयड किंग्स की तलाश में चला गया। उसने उन लोगों से कहा जिन्हें वो मिल सके कि प्लैनेट डार्क जोन के आसपास रहने के लिए। वे कोर एरिया के अंदर इंतजार करने वाले थे और अगर डॉलर फिर से दिखाई दिया तो वे तुरंत डिया रॉबर से संपर्क करेंगे। संयोग से जब ड्रैगन वन ड्रैगन में लौटा तो उसने ठीक वैसा ही किया। स्पष्ट रूप से वे भी डॉलर के कोर एरिया में लौटने का इंतजार कर रहे थे। वीर अंडर वाटर टाउन में यूनिवर्सल कोर वॉल से बाहर आया। बारबी उसके बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसने हलचल सुनकर आंखें रगड़ी। वीर को देखकर उसकी बाहों में कूद पड़ी। पिताजी, तुम कहाँ थे? तुमने मुझे क्यों नहीं लिया? बारबी ने अपने होठ उठाए। मैं कुछ दिन पहले किंग क्लास तक पहुंच गया, मुझे कोर एरिया में खींच लिया गया। वीर ने बारबी को देखा और पूछा, क्या तुम और छोटी लिटिल बर्ड कोर एरिया में प्रवेश कर सकते हो? कोर एरिया? वो क्या है? बारबी ने भ्रम में पूछा। अगर बारबी नहीं जानती थी तो वो शायद उसके साथ शामिल नहीं हो सकती थी और छोटी लिटिल बर्ड डीफाइड थी, इसलिए वो भी उसके साथ नहीं जा सकती थी। अन्यथा वीर अजीब इंसेक्ट को मारने के लिए छोटी लिटिल बर्ड का उपयोग कर सकता था। वीर ने अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड का बहुत लंबे समय तक उपयोग किया और उसका शरीर थक गया। उसने बहुत निशक्ति और दर्द महसूस किया। वीर जल्दी ही कोर एरिया में लौटने की योजना नहीं बना रहा था। उसने कुछ दिनों तक आराम किया और हर रोज कुछ कोर जेनोजेनिक जीन्स खाए। उसके किंग जीन्स की संख्या बढ़ती रही। उसका शरीर लगभग ठीक हो गया था जब उसे डेस्टिनीज टावर में प्रवेश करने का दिन आ गया।
वो देर नहीं करना चाहता था और इसलिए वो 1 घंटा पहले स्थल पर पहुंच गया। एक्सट्रीम किंग काफी प्रभावी थे। उनके पास वीर के लिए डेस्टिनीज टावर का दरवाजा खोलने और उसे अंदर जाने देने के लिए 4 एलीट स्टैंड बाय पर थे।